मजबूत शुरुआत के बाद तेज मुनाफा वसूली के शिकार होते हुए भारतीय बाजार दिन के निचले स्तरों पर आते हुए कुछ बड़े और अहम लेवल तोड़ते हुए निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर आखिरी 1.5 घंटा होगा बेहद अहम इस लिहाज से कि कहां होगी क्लोजिंग और क्या करें आप कल वीकली एक्सपायरी की तैयारी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। कमजोरी आई है, क्यों आई है, क्या होगा इसका इम्पैक्ट और कहां रखनी है आपको नजर, ये जानना है सर आपके साथ। बिल्कुल, तो उससे पहले बड़ी बातें जान लेते हैं। बिल्कुल, पूरी तरह से यू टर्न लेते हुए बाजार, और ये भी तब है जबकि डाउ फ्यूचर्स आपके खराब नहीं है। पहले बता दूं क्या कुछ हो रहा है। 200 पॉइंट नीचे है इस वक्त निफ्टी, और पिछले 3 दिनों का लो जो 18,200 का था वो आपके हमारे बात करते करते टूटता हुआ नजर आया है। अब 18,175 के आसपास निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। डबल सेंचुरी मारकर नीचे की तरफ 700 अंक अब सेंसेक्स लुढ़कता हुआ दिखेगा आपको, और ऊपरी हिस्सों से 1000 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी भी। निफ्टी बैंक 42,950 अब तक बेहद मजबूत सपोर्ट माना जा रहा था। 3 हफ्तों के अहम सपोर्ट लेवल को तोड़ा है, तो उसके बाद जिस तरह की तेज अनवाइंडिंग होती है वो आप होती देख रहे हैं। 42,500 तक पहुंचा और 850 अंकों का बड़ा कट बैंक निफ्टी में आपको नजर आएगा। खरीदारी है फार्मा इंडेक्स में, आईटी शेयर भी हल्की फुल्की खरीदारी दिखाते हुए दिख रहे। तो आज 2 डिफेंसिव सेक्टर जो वाकई में आज अपने नाम को डिफेंसिव के तौर पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अदरवाइज सब जगह बिकवाली, चाहे वो फिर मेटल्स हो, एनर्जी, सरकारी कंपनियां, एफएमसीजी, ऑटो, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो कमजोरी हुई है वो ज़्यादा परेशान करने वाली है। चौतरफा बिकवाली का माहौल है, इससे रिटेल इन्वेस्टर्स भी थोड़े परेशान हैं। 950 शेयर बीएसई पर मजबूती के साथ है, तो 2700 शेयर, 3 गुना शेयर उनसे कहीं ज़्यादा जो कमज़ोर है। एनएसई पर मजबूत शेयरों की संख्या सिर्फ 300 है, कमजोर शेयर 1700 से ज़्यादा। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बढ़ने और गिरने वाली शेयरों की संख्या पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह का माहौल है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब डाउ फ्यूचर्स अभी भी 115 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स 35 पॉइंट ऊपर है, तो वहाँ पर इतना मामला बुरा नहीं है। अब आइए देखिए यूरोप के बाज़ारों का क्या हाल है, और उसके बाद एशियाई बाज़ार भी हम देखेंगे। जल्दी से यूरोप आपके सामने लेकर आते हैं। इस वक्त डैक्स, कैक, फुट्सी तीनों ही हरे निशान में दिखेंगे, लगभग आधा %। जल्दी से एशियाई बाजारों पर नजर आ रही है कि वहाँ किस तरह की क्लोजिंग हुई है। शंघाई 1/4%, निक्केई आधा पौन %, और हांगकांग हरे निशान में। तो पूरा का पूरा जो बिकवाली का दबाव है वो आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर है। और आई थिंक जो नीति आयोग के मेंबर हैं वीके पॉल साहब, वो भी ये कोविड सिचुएशन पर कुछ बोल रहे हैं। एक बार पहले वो सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल। ये मास्क मैंडेट जो है अभी भी यही है जो मैं कह रहा हूं, और उसी को ही रहना चाहिए। अगर जरूरत होगी तो गाइडलाइन को इम्प्रूव करेंगे। वी आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग। सर जो लास्ट पॉइंट आप बोल रहे थे पहले बता दीजिए, पहले चाइना वाला बोल दीजिए। लास्ट पॉइंट यही है कि एग्जिस्टिंग गाइडलाइन जो मास्क की हैं, जो मैंने कही वही हैं कि मास्क हम क्राउडेड जगह पे हैं, बाहर या अंदर, हमें मास्क पहनना चाहिए। और प्रिकॉशन फॉर दोज हु हैव कोमॉर्बिडिटीज एंड हायर एज, उनको ये प्रिकॉशन और भी लेनी चाहिए। और किसी और से मिलते हैं तो केयरफुल रखें। देयर इज नो डिसीजन विद रिगार्ड टू एनी चेंज इन द एविएशन गाइडलाइंस एज ऑफ नाउ। वैक्सीनेशन इम्प्रूव करने के लिए अब क्या आप अपील करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने वैक्सीन लेनी थी वो लगा ली है, अब लोग खुद भी वैक्सीन लेने के लिए बाहर नहीं आ रहे थे, तो हम अपील कर रहे हैं कि कंपनीज को हम अपील कर रहे हैं कि जिनको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी है वो लगाएं, क्योंकि हम कलेक्टिवली लगाएंगे तो शील्ड देश की बनती है। इंडिविजुअल तो रुकता ही है, बचता ही है। तो ये जब एक गाइडलाइन है और हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है तो हमें उसको अपनाना चाहिए, ये अपील कर रहा हूँ। लेनी पड़ेगी इंडिया में, चौथी डोज लेनी पड़ेगी जो डबल वैक्सीनेटेड है ऑलरेडी सर। साइंस के जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है, जैसे जैसे पता चलता है इस नई बीमारी के बारे में, उन सब के ऊपर पूरी नजर है और सोच है, और ये नॉलेज जहां हमें लीड करेगा वैसे फैसले होंगे। अभी जो कहा है मैंने, वो जो कहा है आज की डेट में यही मान्य है। इनफैक्ट नॉर्मल लाइफ लीड करिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए,
सिम्टम आते हैं टेस्टिंग कराइए और प्रिकॉशन डोज लगाइए, इसी में बढ़ के पैसेंजर को क्या कोविड मैंडेटरी है? इंटरनेशनल टेस्टिंग में कोई कमी नहीं है, टेस्ट करवाइए, बढ़ाना। इंटरनेशल हमने तो रिसोर्स अवेलेबल करना है, टेस्टिंग की कैपेसिटी में कोई कमी है ही नहीं, ठीक है? तो आप आगे आइए, टेस्टिंग करिए। जो आ रहे हैं उसके लिए कोविड मैंडेटरी है। क्या भारत अभी जो गाइडलाइन है वो चली हुई है, हमने वो मैंडेटरी टेस्ट हटाया हुआ है। एज ऑफ नाउ देयर इज नो चेंज। उसके बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो लिखा है वो कह चुके हैं, मुझे उसके बारे में ओके तो ये है आपके लिए नीति आयोग के मेंबर वीके पॉल साहब, जो ऑफ कोर्स पब्लिक हेल्थ पॉलिसी मैटर्स में काफ़ी रिस्पेक्टेड वॉइस हैं। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करिए, मास्क लगाइए क्राउडेड प्लेसेस में, अगर आपने अपने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है तो वो लगवा लीजिए, टेस्टिंग करवानी है तो कोई करवा लीजिए। बट बड़ा स्टेटमेंट उनका ये आ रहा है कि आप जो भी कोविड से बचने के मेजर्स हैं वो फॉलो करें, बट फिलहाल सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं है, ना ही फ्लाइट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, ना ही कुछ और रेस्ट्रिक्शंस की बात की जा रही है। तो जो नॉर्मल लाइफ थी वो चल रही है, बट आप अपनी तरफ से पर्सनल बेसिस पर जो जो प्रिकॉशन ले सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं, वो जरूर करिए। ये वीके पॉल साहब का बयान आ रहा है। और अनिल जी, एक बार इनफैक्ट मार्केट से ही रिलेटेड ये बात भी निकल कर आ रही है, क्योंकि आज जिस तरह से फार्मा शेयर्स, डायग्नोस्टिक शेयर्स चल रहे हैं, थोड़ा डिफेंसिव रुझान हो रहा है, बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। ये चीन की कोविड स्थिति को लेकर ही थोड़ी चिंता की बात की जा रही है, बट सवाल सर उसमें यह बनता है कि हमारे बाजार इतना शार्पली इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, बाकी ग्लोबल मार्केट्स में उतना इम्पैक्ट इसका नहीं दिख रहा, तो ऐसा क्या चल रहा है? एकमात्र कारण दीप यही कि जिस तरह से बाकी देशों में कोविड के मामले फैले हैं थोड़े से, चाइना और उसके बाद थोड़े बहुत दूसरे देशों के भी नाम आ रहे हैं, और जिस तरह से कल कोविड को लेकर एडवाइजरी जारी हुई है कि हम आज मीटिंग हुई है इस वक्त, तो ये सारी प्रिकॉशनरी मीटिंग है, लेकिन मार्केट के लिए कोई भी चीज जब भी नहीं होती है बाजार पर रिएक्शन देने की कोशिश करता है, और ये रिएक्शन उसी का है कि बाजार को लगा रहे हम तो कोविड भूल चुके, कौन सा कोविड, किसका कोविड? सर्दी खांसी बुखार तो हमेशा से होता है, अब तो वैसा हो गया। लेकिन ये सर्दी खांसी बुखार क्या कोविड है? अब तो आजकल तो हम टेस्ट भी नहीं करवाते, भी नहीं, राइट? एग्जैक्टली। कौन से वायरल में सब टेस्ट करा रहे, खांसी हम में से सबको है, करेक्ट? सो अगर वो डर आपको लगे, जो कि लग रहा है, और उसके ऊपर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऐसे समय में बड़ी क्रिएटिव हो जाती है, बहुत सारे काम करती है, और लोग अलग अलग तरह से अपने अपने हिसाब से र्यूमर फैलाने में लगे कि लॉकडाउन हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। सो भाइयों और बहनों, ऐसा कोई डरने घबराने की जरूरत है नहीं, और ऐसा कोई पैनिक है नहीं। बिकवाली के लिए कोई रीजन चाहिए, जिसे बेचना है उसे बहाना चाहिए, जिसे खरीदना है उसे मौका चाहिए, करेक्ट? दोनों। तो जिसको बेचना है उसको बहाना मिला है, जिसको खरीदना है उसको मौका देखना है। सो आई डोंट थिंक कि आपको कहीं कोई पैनिक करने की जरूरत है। दुनिया भर में कहीं कोई मार्केट में कोई खराबी नहीं है। जिस किसी के भी बिकवाली का मूड था, मेरा स्ट्रांगली बोल्ड कॉल इस वक्त ये, वी आर डन फॉर द डे। जो होना था, आज के जो लो बन गए, हम आसानी से उन लोगों को नहीं तोड़ेंगे अब। अंडरस्टूड। निफ्टी 18,164 का 162 का लो है, 18,125 के नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर वापस से फॉलोइंग सेलिंग आती है तब भी, पहली बात। बैंक निफ्टी 42,375 के आसपास का लो बना है, ये वापस से नहीं टूटेगा आसानी से, ये भरोसा रखिए। तो यहाँ से आपको पैनिक करके बेचना नहीं, ये ध्यान में रखिए, बस सिंपल सी पैनिक अब नहीं करना है ना। हाँ, अगर एक सिंपल सी चीज है दीप, आपको हम में से किसको लगता है कि पुराना वाला कोविड वापस आ सकता है? कोई भी नहीं सोचता ना, कोई भी नहीं सोचता। अब जब उस वाले कोविड से हम इतने सक्सेसफुली निकल कर बाहर आ गए, और अब वापस आएगा, तो अब तो हम ज्यादा मेच्योर और समझदार हैं एज अ पर्सन, और हमारा सिस्टम ज्यादा समझदार है, मेच्योर्ड है, कैसे हैंडल करना है। किस बात का डर है भाई? ठीक है, जिसको बेचना है बेचे, खरीदना है वो अपनी जगह है, लेकिन कोविड की वजह से मत बेचो। समझ गया। बेचारा कोविड पहले से बहुत बदनाम है, आज गिरने के लिए उसे और बदनाम मत करो। तो बाइंग, सेलिंग, प्रॉफिट बुकिंग ये अपनी जगह है। सो आई थिंक इट्स ओवरडन, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम कोविड को लेकर अगर किसी के मन में डर है और उसकी वजह से उसको बिकवाली करनी है, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। सॉरी, मैं बेवकूफ़ी जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी क्या वो थोड़ा ऐसे शब्द इम्पैक्ट उसी से आता है। हाँ, तो आप खरीदें ना खरीदें आपकी मर्जी। रिस्क रेशो, बहुत सारी चीज़ें तकनीकी तौर पर बाजार खराब होते हैं, कैसे होते हैं? 42,950 के नीचे आते ही बैंक निफ्टी ने 3 हफ्तों के लो लेवल को तोड़ा है, अप्रोक्सीमेटली 42,765 का था, 3 आ गया वापस वहाँ आ गया। सो और निफ्टी ने
3 दिन तक 18,200 को होल्ड करने के बाद आज थोड़ा तोड़ा भी है। सो नो डाउट टेक्निकली थोड़े आप कमजोर हो रहे हैं, लेकिन अभी तो कितना 1.25 घंटा बाकी है। कौन जाने 43,000 के ऊपर फल से बंद हो जाए तो हो सकता है। तो क्लोजिंग बेसिस पे आप खराब, तो इसलिए पैनिक मत करिए, डरिए मत। और देखिए हमारे बात करते करते 50 पॉइंट तो निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी कम से कम 250-300 पॉइंट ऊपर आया है। सो इसलिए पैनिक नहीं करने की जरूरत है। ये सेंटीमेंट कभी कभी ऐसा होता है, खराब होता है, नई खबर आती है उस पर रिएक्शन। ये तो छोड़ो, कुछ नहीं है, कोविड है कि नहीं है पता नहीं, आएगा नहीं आएगा पता नहीं। मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ, कल क्या हुआ सुबह सुबह, बैंक ऑफ जापान ने शॉक दिया। वो तो फैक्ट है ना, वो तो फैक्ट है कि उन्होंने ब्याज दरें बढ़ाने का संकेत दिया, बॉन्ड यील्ड की रेंज बढ़ाई। बॉन्ड यील्ड बढ़े, वहां पर आपको दिख रहा है, बिल्कुल बढ़े, महंगाई की टारगेट। अब क्या हुआ, तो जो चीज फैक्ट है उस पे बाजार रिकवर कर जाता है, तो फिक्शन है। मस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। बाजार भी निचले स्तर से रिकवरी दिखा रहा है। कल भी हमने देखा था सपोर्ट से बाजार घूमे थे। खैर अभी देखते हैं आने वाला 1.25 घंटा कैसा रहेगा। आइए तब तक आपको खबरें और ट्रिगर्स दोनों बता दें। हमारे साथ नुपुर और अरमान है तैयार। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स बाजार के लिए। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले एमपीसी की जो बैठक हुई थी दिसंबर के पहले सप्ताह में, वहाँ उसकी जो मिनट्स है वो आज आने वाले, तो वहाँ नजर आएगी। जीआईसी जहाँ पे आज बोर्ड बैठक के सामान्य मामलों पर विचार करने वाली है, तो यहाँ पर नजर रहने वाली। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट जहाँ पर सिक्योरिटीज के थ्रू कंपनी जो फंड जुटाएगी उस पर आज बोर्ड बैठक है, तो ये स्टॉक भी फोकस में। ज़ोडियाक क्लोथिंग जहां पे प्रमोटर्स प्रेफरेंशियल बेसिस पे फंड जुटाने पर आज बोर्ड बैठक करने वाले। आईपीओ केफिन टेक्नोलॉजी जो आज बंद होने वाला है, और ये आईपीओ पूरी तरह से अब सब्सक्राइब हो चुका है। ग्लोबल से आज यूएस से इंपॉर्टेंट डेटा आएगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो दिसंबर महीने का डेटा है वो आने वाला है, तो यहाँ पर भी बाजार की नजर रहेगी। कल की बात करें तो ऑटोमोटिव एक्सेल जहाँ पे ओपन ऑफर जो कमेंस का है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक ये ओपन ऑफर चालू रहेगा, और जो प्राइस है वो 1601 रुपये के आसपास की है। आईपीओ से देखें तो सुला वाइनयार्ड की कल लिस्टिंग है, और 960 करोड़ की इसकी साइज थी, और 2 गुना से ये आईपीओ भरा था। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका आईपीओ अभी चल रहा है वो कल बंद हो जाएगा। करीबन 70% तक ये आईपीओ अभी तक भर चुका है। जो साइज है वो 475 करोड़ के आसपास की है। एक्सटेट के चलते प्रेसिजन वायर्स इंडिया भी कल फोकस में रहने वाला है, क्योंकि 1:2 इसका बोनस इशू है। ग्लोबल से देखें तो मैक्रो डेटा आने वाला है कल। यूएसए की तरफ से Q3 का जीडीपी डेटा आएगा, यूके से भी जीडीपी का डेटा आते दिखेगा कल, तो यहाँ पर भी बाजार की नज़र रहने वाली है। फ्राइडे की बात करें तो रैमको सीमेंट्स जहाँ पर फंड जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। RSWM जहाँ पे राइट्स इशू चालू होने वाला है, 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक का ये पीरियड है, और करीबन जो इसकी प्राइस है वो 100 रुपये के आसपास की है। आईपीओ से अबैस होल्डिंग की लिस्टिंग है शुक्रवार के दिन। लैंडमार्क कार्स की भी उस दिन लिस्टिंग है, तो ये दोनों स्टॉक्स भी ऑन बोर्ड आ जाएंगे। रेडियंट कैश मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट कंपनी है उसका आईपीओ शुक्रवार के दिन ओपन होगा। रिकॉर्ड डेट के चलते कर्मा होल्डिंग्स, त्रिवेणी टर्बाइन और त्रिवेणी इंजीनियरिंग फोकस में रहने वाले, क्योंकि इन तीनों कंपनीज की बायबैक की रिकॉर्ड डेट फ्राइडे के दिन है। ग्लोबल से जो हॉलीडे सीजन स्टार्ट होने वाला है वहाँ पे यूके की क्रिसमस की हाफ डे हॉलीडे रहेगी। जापान से सीपीआई का डेटा आने वाला है नवंबर का मंथ का, ये इंपॉर्टेंट होगा। और मॉनेटरी पॉलिसी जो हुई थी उसकी भी मिनट्स आते दिखेंगे फ्राइडे के दिन। और यूएसए से कंज्यूमर सेंटिमेंट जो दिसंबर का है वो भी आते दिखेगा। तो डेटा तो बहुत सारा आने वाला है आपके लिए, ट्रिगर्स भी ढेर सारे। अरमान बताएं कौन सी आज की खबरें। जी बिल्कुल, बीपीसीएल के लिए जो उनका बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए उनको 35,355 करोड़ के जो कैपेक्स को मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और फंड का इस्तेमाल 8 जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। और इसी के साथ साथ ये जो कैपेक्स है चरणों में किया जाएगा। गेल की बात करें, एमओएल की सब्सिडरी के साथ इन्होंने करार का ऐलान किया है, और ये टाइम चार्टर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया है। इसी के साथ साथ नए एलएनजी करियर बनाने के लिए जो है कंपनी ने करार किया है। लुपिन यूएसएफडीए से दवा की जो अर्जी है उसको मंजूरी मिलती हुई दिखी, और इस दवा का उपयोग मिर्गी में किया जाता है, मिर्गी के इलाज में किया जाता है। भारतीय एयरटेल अहमदाबाद गांधीनगर में इन्होंने जो 5G सर्विसेज है वो लॉन्च कर दी है, और कई सारी ब्लॉक डील्स है आज, जिसमें मैक्स फाइनेंशियल 60 लाख, बजाज हिंद बात करेंगे 15 लाख, ONGC 20 लाख, संवर्धन मदरसन 70 लाख, यूको बैंक 40 लाख, नाइका 16 लाख, जोमेटो 36 लाख, IRFC 50 लाख के आसपास, IOB 22 लाख, और यूको बैंक लगभग वापस, मतलब यूको बैंक में भी लगभग डबल हो चुकी है, 97 लाख के हो चुके हैं। इतनी सारी ब्लॉक डील्स है। ओके,
तो ये है आपके लिए खबरों वाले शेयर जिनके दम पर आज दिखने वाला है एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते आगे। थोड़ी रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिखी। 18,162 का लो बनाकर 18,250 के आसपास निफ्टी आया है। अब लगभग 225 है, तो 50-75 पॉइंट की रिकवरी निचले स्तरों से दिखी है। बैंक निफ्टी 42,365 का लो बनाकर 42,800 के आसपास तक आता दिखा है। अभी 42,700 के आसपास आपको नजर आएगा, तो थोड़ी कमजोरी कम होती हुई जरूर नजर आई है। बाकी दुनिया भर के बाजारों का हाल ठीक ठाक है। एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश बंसल, कुणाल सरावगी, जय ठक्कर, सीमी भौमिक, किरण यादव, सच्चिदानंद नत्तेकर और आशु मदान। सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशु जी, डर है या कुछ और कोविड का? क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स तो अभी भी ठीक ठाक दिख रहे हैं, कहीं कोई बाहर तो समस्या है नहीं, तो हमारे हो क्या रहा है, व्यू क्या है? अनिल जी, आज मैं आपकी अभी कमेंट्री सुन रहा था, मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं। अनिल जी, ये जो आज आपने बात बोली ना, ये सुबह मेरी कई क्लाइंट से बात हुई कि चाइना की जो न्यूज़ है ना, ये सुबह की है या ये तो कल भी आ गई थी। मैं बोलता हूँ अनिल जी, पहले तो मुझे अपनी हेल्थ संभालनी है, उसके बाद मुझे जो स्टॉक मार्केट में लगे हुए लोग हैं उनको अपनी वेल्थ भी संभालनी है। तो चलो हेल्थ को तो देख लेंगे अनिल जी, वेल्थ संभालने में क्या प्रॉब्लम है? आपने अनिल जी अभी एक वर्ड यूज किया कि फिक्शन। अनिल जी, फिक्शन का रिजल्ट कब आएगा? फिक्शन का रिजल्ट तो कुछ दिन बाद पता चलेगा कि फिक्शन है या रियलिटी है, लेकिन उस फिक्शन के और रियलिटी के बीच का जो सफर है अनिल जी, वो अगर 4 या 5% मार्केट में करेक्शन दे देता है तो अनिल जी वो कहने को बहुत बड़ी करेक्शन नहीं होगी, लेकिन जो अनिल जी बायर है, जिसने पुट सेल कर रखी है या जो ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, उसका एक बार काम हो जाएगा। सो अनिल जी, मैं सबको सुबह से ये बोल रहा हूं, कल भी मेरी बात हुई थी और मैं बोल रहा था कि बेस्ट केस सिनेरियो अनिल जी कुछ नहीं होता है, चाइना की न्यूज नहीं आती तो ऊपर में हम कहां जा रहे हैं। वर्स्ट केस है कि शायद थोड़ा सा ऊपर जा सकते थे या वहां पे होते, हमें कुछ नहीं किया। बेस्ट केस क्या है, मतलब बेस्ट केस क्या है कि मैं ऊपर रुक जाता या जाता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट वैसे थक रहा था। वर्स्ट केस क्या है अनिल जी, अगर 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी घट गया, 1000 पॉइंट निफ्टी घट गया, तो अनिल जी वैसे तो आप नॉर्मल करेक्शन बोलेंगे, लेकिन जाने वाले का अनिल जी बहुत बड़ा जा सकता है। तो एज ए डिसिप्लिन अनिल जी, यही जो आपने बोला बहुत अच्छा आर्गुमेंट बोला, क्योंकि ये कई लोगों ने मुझसे सुबह बात की और मेरा एक ही था कि आने में कुछ नहीं है, जाने में बहुत कुछ है। देयर कुड बी ए डिजास्टर इन द मेकिंग, बट हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन मुझे उस चीज का रिस्क क्यों लेना है? और अनिल जी अभी देखिए 43,000 टूटते ही 500 और टूटा। सुबह से अनिल जी 1200 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी घट गया है। आज जिसने 18,200 की पुट बेची थी अनिल जी, वो 10 रुपए का सुबह भाव था, वो 70 रुपए हो गई है। सो अनिल जी, वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। फिक्शन तो एंड में पता चलेगा कि क्या होगा, लेकिन इसके बीच में जो ट्रेडिंग वेल्थ डिस्ट्रक्शन होगी, मैं उससे बहुत मतलब कॉशियस रहना चाहता था या हूं। और अल्टीमेटली अनिल जी क्या निकल के आएगा पता नहीं है, बट एक नॉर्मल अनिल जी, पिछली बार अभी आपने बोला कि हम तो पिछली बार में इतना कुछ हो गया अनिल जी, 12,000 थे, हम 7,000 चले गए। इस बार अनिल जी 18,500 से 17,500 तो जा सकते हैं, 44,000 से 42,000 या 41,500 तो जा सकते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। बट अनिल जी वो वैसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसकी पोजीशंस होती हैं या जिसने ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रखी है या जिसने पुट्स बेच रखी हैं, उसके लिए बहुत बड़ी पोजीशन होती है। तो आज तो अनिल जी सुबह क्लियर कट कॉल थी कि डर और नो डर, फिक्शन और रियलिटी, या होगा या नहीं होगा, एक बार आप बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। आशु जी सुबह की तो बात हो गई, गिरना था वो भी गिर गया, 1000 पॉइंट ऊपर से निकल गया, करेक्ट। अब ये बताओ 18,200 की निफ्टी पर, 42,600 की बैंक निफ्टी पर सब कुछ बेच दें क्या? जीरो कर दिया? अब जो करना है वो तो अब करना है, करेक्ट। अब क्या करना है इस वक्त ये बताओ। बिल्कुल अनिल जी, अगर आपकी पोजीशन है तो अभी भी आपको हल्की करनी चाहिए। ओके, कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक नहीं आएगा अनिल जी। कल भी मैं इंटरव्यू में था, इंसिडेंटली कल भी बोल रहा था कि मीनिंगफुल बाउंस बैक नहीं आएगा। इतनी गिरावट के बाद जो बाउंस बैक अनिल जी गिरावट का आता है, जो पैनिक में पुट्स कटेंगी, पैनिक में शॉर्ट होंगे, उसका एक रिवर्सल आएगा। जो रिवर्सल आए अनिल जी, लोअर हाइज और लोअर लोज बनेंगे। जो भी रिवर्सल आए, अभी 1000 पॉइंट था उससे 600 आया तो बेचना है, 400 पॉइंट था उससे 200 आया तो बेचना है। रिवर्सल पे बेचना है, नीचे के पैनिक पे नहीं बेचना। लेकिन रिवर्सल जो भी आ रहे हैं अनिल जी, थोड़े से आएंगे, उस रिवर्सल पे बेचना है। और आप जितना हल्का रहेंगे, बच के रहेंगे। क्या बढ़िया लेवल है जहां बेचना चाहिए? क्या बढ़िया लेवल है जहां बेचना चाहिए रिवर्सल पे? अनिल जी देखिए, मैं लेवल्स में इतना मैंने तो अनिल जी नहीं, तो फिर डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। आशु जी, डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। जैसे हम डिसीजन लेते हैं कि इस लेवल पे लेना है, इस लेवल पे बेचना है, खाली डराने से तो काम नहीं चलेगा, बेचना तो पड़ेगा। या तो क्लोजर टू 43,000 बिल्कुल बेचना है। हाँ, ये ठीक बात है अनिल जी, क्लोजर टू 43,000 बिल्कुल बेचना है। और 18,300 से ऊपर भी अगर निफ्टी वापस जाता है तो बिल्कुल बेचना है। अनिल जी सबसे बड़ी बात,
इंडेक्स में तो फिर भी ट्रेडिंग हो जाएगी, संभल जाएगा, स्टॉक्स नहीं संभल पाएंगे। मेरी प्रॉब्लम ज्यादा स्टॉक्स है, स्टॉक्स नहीं संभल पाएंगे। आज आप अनिल जी स्क्रीन पे मिड कैप्स का हाल देखिए, ऐसे पैक ऑफ कार्ड्स की तरह। आशु जी आशु जी हर आदमी अपनी मर्जी से तो ले रहा है ना, कोई जबरदस्ती तो किसी को दिला नहीं रहा है। तो जिस की पोजीशन है वो संभालेंगे ना। आप और हम तो गाइड करने के लिए बैठे हैं, तो उनका काम करेंगे। आइए बिल्कुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी वाला। बताएं सचिन जी। अनिल जी, यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, हम काफी दिनों से यहाँ पर एक लॉन्ग शॉट ही बात कर रहे हैं, एंड वहां पर भी फोकस ज्यादा शॉर्टिंग पे दिया है। अभी वापस यहाँ पर मुझे लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है एक नए पॉकेट में, वो है सीमेंट का। एंड यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट में जिस तरीके से एक 5 and 20 का कन्वर्जन हुआ है, अपने मल्टीपल सपोर्ट जोन जो 7,040 के आसपास के थे वो इसने तोड़ दिए। तो मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम बना है वो अभी भी एक्सटेंड होना चाहिए। पोजिशनली तो 6700 के आसपास की मैं बात करूंगा, बट इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है आज के लिए जो मोमेंटम है वो 6880 के आसपास एक्सटेंड हो सकता है। तो अभी भी फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 7020 पे। एंड डिस्क्लोजर ये होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये पर्टिकुलर पोजीशंस रेकमेंड की है 7000 के पुट्स। ये है आपके लिए बिकवाली की राय इस समय आती हुई दिख रही है। सुबह पॉजिटिव था, अब आप देख रहे हैं नेगेटिव होते हुए दिख रहा है। तो जो फेवरेट सेक्टर से सुबह बाजार के, वो भी अब आपके ऑपोजिट जाते हुए दिख रहे हैं। इस पर रखिए नज़र, थोड़ा इम्पैक्ट वहाँ पर बड़ा आपको आते हुए दिख रहा है। ग्लेनमार्क 7% ऊपर है, इसको हाईलाइट तो एक बार करना पड़ेगा और राय भी लेनी पड़ेगी बंसल जी की तरफ से। बंसल जी, वैसे तो सारे फार्मा शेयर्स ऊपर हैं, हेल्थ केयर शेयर्स ऊपर हैं, ग्लेनमार्क 7% ऊपर। सर जरा इसके चार्ट देखें। दीपांशु, बढ़िया वाला एकदम रिवर्सल हुआ है। तो जिनके पास है होल्ड टाइट, सिट टाइट, काफी बढ़ गया है, 7% बढ़ गया है। अगर थोड़ा सा कम बढ़ा हुआ था तो हम भी, मेरे और कुणाल जी के रडार पर भी है और चार्ट कॉर्नर के बेगुल का अच्छा दावेदार भी है। बट हम दीपांशु यहाँ वेट कर रहे हैं 443, 444 के लेवल्स की टूटने की, क्योंकि 438-50 तो हो ही चुका है, 7% बढ़ा हुआ है। तो जिनके पास है बने रहे, और एक बार 443, 444 के लेवल्स टूटेंगे तब यहाँ पर इस फेयरफुल एटमॉस्फेयर के अंदर भी ग्लेनमार्क अपना कमाल दिखाएगा। तो 444 के ऊपर किसी भी सूरत में इसको मिस मत करें। ग्लेनमार्क फार्मा पर आइए बढ़ते आगे और एक बेहद इंटरेस्टिंग आपको बाइट सुनाते हैं। और वो बाइट आई है सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच की तरफ से। मर्चेंट बैंकर्स को उन्होंने आड़े हाथों लिया है और कहा है कि ये सुधरते क्यों नहीं। कई बार एक की एक गलती दोहराते रहते हैं। जो भी पेपर्स भेजते हैं सेबी को, पूरे नहीं भेजते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स देते हैं आधे अधूरे होते हैं। और आखिर में सवाल ये उठता है, ये सुधरते क्यों नहीं। आइए पहले सुनाएं आपको कि कल AIBI की इवेंट में माधवीपुरी बुच सेबी चेयरपर्सन ने किस तरह से मर्चेंट बैंकर्स की खिंचाई। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ हैं, उनसे फिर पूरी लेंगे हम जानकारी। There are some merchant bankers who are repeat offenders. What do I mean by repeat offenders? They bring one document to us. We say here are the 25 lacunae in the document. They go back, they take a lot of time, they come back with incomplete papers. I think it's a desire to tell their client that we have filed with SEBI. But comprehensiveness, neither the client asks or anything, and then the question is that it's all a question of, oh, it's being footballed within, back and forth between SEBI. But where was there the transparency as to exactly how many lacunae you had? And what do I mean by repeat offender? Same merchant banker comes back 2 months later for another client and has the same 25 lacunae in the document. मतलब आपने कुछ सीखा नहीं। एक बार सेबी ने बोला है और वो एविडेंट है आपको, तभी भी आप वही के वही, and then not just second time, third time, fourth time. ये बाइट बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सुन के। सीखा नहीं ये कल, हाँ आपने कुछ सीखा नहीं और एक्चुअली फैक्ट है। हाँ अच्छा, हाँ क्या होता है, एक फाइल गई है ना, उस फाइल में कोई पेपर कम लगाए, मर्चेंट बैंकर के पास वापस आई। अगला वापस जब वो फाइल दूसरी किसी कंपनी की लगा रहे, उनको लगता है कोई दूसरे के पास जाएगी, सेबी में तो इतने सारे ऑफिसर हैं, किसको पता चलेगा।
यही सेबी चेयरपर्सन कह रही कि सिस्टम प्रोसेस को फॉलो करो। ब्रजेश हमारे साथ है जो सेबी के मामलों पर बड़ी गहरी और पैनी नजर रखते हैं। ब्रजेश, सेबी चेयरपर्सन का गुस्सा जायज तो है ना? ये तो गुस्सा नहीं था, ये बहुत सॉफ्टर टोन था, प्यार वाला था। असली वाला जो था ना, वो AIBI का एक इवेंट हुआ था, वहां पे बड़े अच्छे से मतलब धुलाई हुई, क्लास लगी, हाँ बहुत अच्छे से तारीफ की गई थी कि चाहते क्या हो। तो गुस्सा इस बात पे है, जैसा कि उन्होंने कहा कि बार बार सेम डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं, सेम मिस्टेक। क्लाइंट को बताते हैं कि हमने सेबी को भेज दिया, सेबी वाले टाइम लगा रहे हैं। जबकि क्लाइंट को अगर लाना है इशू तो वो मार्केट देखता है, बहुत सारी चीजें प्लान करके रखता है, और बार बार यही फिर आप हर बार कहते हैं कि सेबी जो है, सेबी ने रोक कर रखा हुआ है। आप अपने यहाँ के सिस्टम क्यों नहीं ठीक कर सकते? अगर सेबी ये कह रहा है कि सारी चीज़ें फाइल होंगी, 21 दिन तक तो वैसे सेबी को ओपन रखना होता है। अगर आप देखें कि PSU के जो ज़्यादातर जो PSU से जुड़े हुए जो मर्चेंट बैंकर्स हैं, उनके साथ ये समस्या कम है। उनके साथ भी ऐसा नहीं कि समस्या नहीं है, लेकिन उनके साथ कम है। उनके यहाँ थोड़ी सी ये चीज़ है कि डॉक्यूमेंट जाएंगे तो सारे जाएंगे और उसको आधा अधूरा नहीं भेजना है और बहुत टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि लेकिन यहाँ जो है बाकी जो बचते हैं इनके साथ ये समस्या है। और जो मुझे पता चला है, ऐसा नहीं कि जो बड़े नाम वाले हैं उनके साथ समस्या कम है, जो छोटे नाम वाले हैं उनके साथ समस्या कम है, लगभग सब बराबर ही हैं। तो इस बात पर गुस्सा है कि आखिर आप ये क्यों नहीं करते। और ये डायरेक्शन भी है कि अगर आप नहीं दे रहे हैं जानकारी तो आप ये मानकर चलिए कि एक समय सीमा हम तय करेंगे, उसके बाद रिजेक्ट कर देंगे। मुझे जो जानकारी है, जितनी मुझे पता चला है, बहुत बार जो PSUs के इशू हैं वहाँ पर सारा सब कुछ ठीक रहता है और वहाँ पे 21 दिन के बाद 26वां दिन हुआ, 23वां दिन हुआ, इशू अप्रूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो सारा सब कुछ कामकाज करना होता है आपको। आप किसी PSU के इशू में आप बहुत ज़्यादा ये नहीं कर सकते, लेकिन ये जो बाकी के इशूज़ हैं वहाँ पर ये दिक्कत क्यों है? तो ये जो बात है, ये जो गुस्से है, ये कॉन्टेक्स्ट है, ये उसी का है कि आप अपने क्लाइंट को बेवकूफ़ मत समझिए। सेबी के नाम पर आप चीज़ों को मत फेंकिए क्लाइंट के आगे, सेबी के सिर पे मत फोड़िए, क्योंकि सेबी उतनी ही कंसर्न है जितना कि वो इंडस्ट्री कंसर्न है कि उसको पैसे बाजार से उठाने हैं और टाइमिंग जो है उसकी ठीक ठाक रहनी चाहिए। ओके, तो कुल मिलाकर मामला ऐसा है कि सीधे शब्दों में मर्चेंट बैंकर्स को समझाया जा रहा है कि सिस्टम प्रोसेस को फॉलो करिए, एक ही गलती बार बार मत करिए और इस गलती में बार बार सेबी को बदनाम न करें। और एक्चुअली ये फैक्ट बात है, ये गलत नहीं। मैं अगर सेबी चेयरपर्सन कह रही है और आप जो बोल रहे हैं, ये आम धारणा बनी हुई है लोगों में कि रेगुलेटर बहुत टाइम लगाता है। ये एक्चुअली ये कोई नहीं सोचता कि अगर पेपर पूरे नहीं आए, अगर पेपर आए, आपको वापस भेजा, आपने वापस भेजा, पूछेंगे तो सही ना। कल को कुछ भी चीज गलत होती है तो जिम्मेदारी भी रेगुलेटर पर आती है। बिल्कुल, उनका तो काम है चेक करना सब तो कुछ। इसलिए ये बात फैक्ट है। नहीं तो लोगों को लगता है हमने तो पेपर दे दिया, वहाँ टाइम लग रहा है। अब आपने क्या पेपर दिए, कैसे पेपर दिए, उसमें तो नहीं। और ड्यू डिलिजेंस अगर रेगुलेटर पेपर नहीं चेक करे तो कैसे इशू हो जाए तो उसकी अलग एक कहानी बन जाती है कि वो तो रेगुलेटर ने ये नहीं देखा, रेगुलेटर ने वो नहीं देखा। आपको याद होगा प्राइस बैंड का इशू, करेक्ट, क्या बना दिया था? लगभग फिक्स प्राइस इशू हो गया था। करेक्ट, हमने भी बात की और रेगुलेटर तक भी बात पहुंची। फिर क्या हुआ? रेगुलेटर को फाइनली लाना पड़ा कि मिनिमम 5% का आप गैप रखिए, अपर बैंड में, लोअर बैंड में। तो ये चीज़ तो है। तो अगर रेगुलेटर अभी नहीं बोलेगा, और ये जो जितनी बात समझ में आ रही है कि ट्रैक पे आना पड़ेगा। चलिए, बढ़िया है। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो हमने सोचा कि आपके सामने रखा जाए। आइए बढ़ते हैं वापस से मार्केट की तरफ। एक के बाद एक ढेर सारे बिगुले, किरण का कमाल। There are some किरण जी फरमाएं। वाला काउंटर देखने को मिल रहा है। अपोलो हॉस्पिटल बाय करके चलना चाहिए। अभी फ्यूचर में 4781 82 के आसपास है। इधर से 4740 तक बाय करने की सलाह है। 4720 के नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। पर मेरा पहला टारगेट, अनिल जी, 2 से 3 दिन का वक्त देते हैं तो 4925 ये मेरा पहला टारगेट रहेगा। और उसके ऊपर की जब क्लोजिंग मिलेगी अनिल जी, एक बहुत बड़ा टारगेट उभर के निकल के आएगा, वो रहेगा लगभग 5200 के आसपास का। तो ये बड़े टारगेट्स के लिए आपको पोजिशनली बाय करके चलना चाहिए। आप डिलीवरी में भी बाय कर सकते हो। मैंने रेंज दिया, उसमें ही बाय करना है। और जब ये स्टॉक चलने लगे तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। पर मेरा मानना है कि जो मैंने सेकंड टारगेट्स दिए वो 5 से 6 दिनों में आते नजर आ जाने चाहिए अनिल जी।
अपोलो हॉस्पिटल खरीदारी करने की राय 4720 का स्टॉप लॉस, 4925, 5200, ये है आपके लिए दो टारगेट। आइए बिगुल आशु सर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आशु सर बताइए। अनिल जी, जो रिवर्सल की मैं बात कर रहा था, जैसे आप कह रहे थे कि बेचना है, उसी रिवर्सल के लिए अनिल जी एक स्प्रेड है और वो निफ्टी में है। मुझे निफ्टी में, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है, तो इतनी गिरावट के बाद अनिल जी जो बाउंस बैक आना है या आ सकता है या थोड़ा आया भी है, उसके लिए अनिल जी 18,250 जो करंट निफ्टी का लेवल है, 18,250 की एक कॉल लेनी है और 100 पॉइंट ऊपर 18,350 की दो कॉल बेचनी है। अनिल जी इसकी कॉस्ट है 0, एक पैसा नहीं लगेगा। और ये सेफ कहां तक है? 18,450 तक। अनिल जी 18,400 के ऊपर की लाइफ दिखती नहीं है। मैंने कहा मतलब जैसे कि एक मीनिंगफुल बाउंस मैक्सिमम भी आ जाएगा तो वहां तक का लगता है, तो वहां पे पीक प्रॉफिट होगा। अगर यहां से नहीं टिकता, 50 पॉइंट ऊपर जाके फिर 100 पॉइंट नीचे आ जाता है, तो अनिल जी जाएगा क्या? एक पैसा नहीं जाएगा। सो अनिल जी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्प्रेड के अंदर। 18,250 की एक कॉल लेनी है, 350 की दो बेचनी है, 0 कॉस्ट पे है। डाउन साइड अनिल जी ओपन है, अपसाइड पैक्ड है। और अनिल जी जो मैं अपडेट देता हूं स्प्रेड्स के, आप भूल गए होंगे, आपके रिलायंस के स्प्रेड का अपडेट दे दूं। आपने 7 रुपए में बनवाया था और अभी भी 7 रुपए है। सो अनिल जी सबसे बड़ी चीज, वेलकम टू स्प्रेड्स, या आई थिंक आपका नाम रहेगा हमेशा, ये डेब्यू स्प्रेड रहेगा। ये तो बड़ी अंडर परफॉर्मेंस है, अभी भी बढ़ा नहीं। अगले हफ्ते ये तो बड़ी अंडर परफॉर्मेंस है मेरी, अभी भी बढ़ा नहीं। अनिल जी इतने जी अनिल जी सबसे बड़ी चीज देखिए, इतना बाजार में पैनिक आ गया। द ब्यूटी ऑफ स्प्रेड इज कि अगर आप रॉन्ग जाएंगे तो रॉन्ग पैसे नहीं जाएंगे आपके। सो अनिल जी इतनी बढ़िया चीज है कि अगले 5 दिन में भी वापस अगर बढ़ता है और रिलायंस ऊपर जाता है, तो आप देखना ये स्प्रेड कितना प्रॉफिट में आ जाएगा। और अनिल जी जैसे आपको मैंने बताया हुआ है कि अगले हफ्ते में छुट्टी पे हूं, मतलब इंस्पायर होके आपसे या जेलस होके जब आप इतनी लंबी छुट्टी पे जा सकते हैं, तो अनिल जी मेरे एब्सेंस में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप थोड़े से स्प्रेड जरूर देंगे और मैं ट्रैक करता रहूंगा। अनिल जी तो मैं आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जा रहा हूं कि 1-2 स्प्रेड्स और एक्सपेक्ट करेंगे अब आपसे। ओहो हो, दवा बना दे आशु जी। आशु जी बिल्कुल 100% जहां मौका मिलेगा कोशिश करूंगा। अभी तक मैंने इंडेक्स में शुरू नहीं किया, मेरे को स्टॉक्स में ज़्यादा कंफर्ट आ रहा है क्योंकि स्टॉक्स पे मेरी ग्रिप कम है कंपैरेटिवली। इंडेक्स पे ज़्यादा, तो इंडेक्स में मैं कॉन्फिडेंट रहता हूं, तो फिर मुझे लगता है कि स्प्रेड ना दूं। स्टॉक्स में कम कॉन्फिडेंट रहता हूं तो लगता है कि स्प्रेड दे देना ज़्यादा ठीक है। जी अनिल जी मैं एक इनपुट देता हूं इस पे। जी अनिल जी मैं एक इनपुट देता हूं। स्टॉक के स्प्रेड में अनिल जी प्रॉब्लम है कि वो ट्रेड ना पूरे महीने का होता है। Okay. पूरे महीने का व्यू, कितनी बार उतार चढ़ाव, कई बार वो हो जाता है। लेकिन जो इंडेक्स का स्प्रेड है अनिल जी, वो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे। आपको राइट 48 घंटे के लिए रहना है अनिल जी, और आप राइट होंगे और आप तो कितनी बार इंडेक्स में अच्छी पकड़ रखते ही हैं और वो कवरेज भी रखेंगे, तो अनिल जी बहुत मजा आएगा। और जिस तरह की आईवीज बढ़ रही है अनिल जी, स्प्रेड्स फिर फ्लेवर में आने वाले हैं। पिछले हफ्ते के दोनों स्प्रेड्स मैंने सुबह ट्वीट कर दिया था, प्रॉफिट में है। लेकिन अनिल जी अभी मैं बुल स्प्रेड इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे अनलिमिटेड लॉस ऊपर में डर नहीं है, नीचे का डर है, जो कि आज एक झटका लगा भी है, रुकता है, थमता है, मुझे नहीं मालूम, जैसे मैंने कहा। तो आई थिंक अनिल जी रिवर्सल आता है तो स्प्रेड बहुत अच्छा है। और जेन्युइनली अनिल जी मैं सीरियसली आपको बोल रहा हूं, नो जोक्स अपार्ट, आप एक बार ये इंडेक्स के स्प्रेड्स भी बनाने लग जाइए, आप बहुत बढ़िया, मतलब आपको मजा आएगा, क्योंकि कोई पैनिक नहीं आएगा अनिल जी। गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि अल्टीमेटली अनिल जी हमें लॉस बचाना है। प्रॉफिट तो होगा ही होगा अगर लॉस बचेगा तो। तो लॉस बचाना है, स्प्रेड बनाइए। बट अनिल जी एक बात है, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि यहां से अब आपको बाजार में और गिरावट नहीं दिखती है, दिन का जो पैनिक डन फॉर द डे, और उसके बाद देखिए सर, आशु सर की तरफ से भी बुल स्प्रेड आया निफ्टी पर। नहीं तो वो तो आशु जी विचार तो हमारे साथ दोनों तो मिल ही रहे हैं, खाली फर्क इतना ही है मैं कॉन्फिडेंस देके देता हूँ, आशु जी डरा के करते हैं। हाँ तो फर्क उतना ही है, विचार तो दोनों के सेम उसी डायरेक्शन में है। वो भी बुल स्प्रेड ही बना रहे हैं और मैं भी 18,175 पे, मेरे ख्याल से तब 42,500 था, 515 500 के आसपास था बैंक निफ्टी। ये तो आप देखो अगर आज 43,000 के ऊपर बंद होता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त होगी, वो देखना आप। लेकिन वो कब होगी, कैसे होगी, मैं थोड़ी देर में बताऊं। उससे पहले एक बार जल्दी से सेठी साहब से मुलाकात करने का समय हो गया, बिगुल उनके लिए। सेठी साहब स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर धन्यवाद आपका फ़ोन उठाने के लिए, उसके बाद धन्यवाद सर आपने ये कहा कि हाँ मेरा फ़ोन ठीक चल रहा है, लाइन बराबर है, फिर उसके बाद धन्यवाद इसलिए कि आप कॉल देने के लिए भी तैयार हो गए। इस तरह के मार्केट में सेठी साहब चाहें तो हार्डली साल में एक आध बार नोटा का इस्तेमाल कर सकते थे। बताएं सर क्या है इरादा?
गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज एक ही कॉल है, कोई बात नहीं, स्टॉक में बाई करना है तो इट्स एज गुड एज नोटा हो गया अनिल जी, तो एक ही कॉल है। बाकी मतलब खाली अनिल जी इसके पीछे सोच यही है कि थोड़ा कॉशियस, जिस तरह की मार्केट हुई है आज और जो सेक्टर टर्न हुआ है, मतलब फार्मा ऊपर है, हॉस्पिटल्स ऊपर है और बाकी सब नीचे है, तो थोड़ा चिंता है, तो एक दो दिन निकल जाने दीजिए। तो उस लिहाज से थोड़ा कॉशियस हूँ। और बाकी एक स्टॉक है कैश मार्केट का जिसमें खरीदारी करनी है। ओके, तो ये है आपके लिए एकमात्र स्टॉक आज सेठी साहब की तरफ से, और वो भी खरीदारी करेगा। बताएं सर। अनिल जी, जो आज का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है एमी ऑर्गेनिक्स, AMIORG नाम से ट्रेड होता है। 956-57 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। भारत की एक लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल्स, फिर APIs बनाती है न्यू केमिकल एंटिटीज के लिए, फिर एग्रोकेमिकल्स और फाइन केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है। और हाल ही में इनका एक प्लांट है जो कि फार्मा API बनाएगा अंकलेश्वर में, वो जल्दी शुरू होने जा रहा है। फिर एक ये कंपनी इलेक्ट्रोलाइट्स के भी सेगमेंट में फोरे कर रही है। इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज होती है, उसमें काम आता है। तो उसके लिए भी एक इनका सीरियस प्लानिंग है, जो कि एक इन्होंने लैंड ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है और उसका भी एक प्लांट लगाने जा रही है। तो वो तो फ्यूचर का रहेगा और बाकी उसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। बट मुझे लगता है आज जिस तरह से APIs बनाने वाली कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाला जो सेक्टर है वो अच्छा कर रहा है, ये स्टॉक भी यहाँ से बहुत अच्छा करेगा। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 19%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 20%। एक जीरो डेट कंपनी है। FY21 में जहां 135 करोड़ का डेट था, वो घट के FY22 में अब जीरो हो गया है, जीरो डेट हो गई है। FIS भी बुलिश है, अराउंड 7-8% स्टेक ऑन करते हैं। फिर बाजार के कुछ मार्केट इन्वेस्टर्स भी इसमें निवेशित है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें टारगेट है, आपके एक सेकंड देखना पड़ेगा, टारगेट है 985 का शॉर्ट टर्म टारगेट है और 950 का स्टॉप लॉस रखना है। 950 का स्टॉप लॉस, 985 का टारगेट। एमी ऑर्गेनिक्स खरीदारी करने की राय। ओके, तो एमी ऑर्गेनिक्स इस पर रखें फोकस। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब, कमजोर बाजार में अपनी कॉल देने का। आइए अनिल जी से लेते हैं उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट से ज्यादा ऊपर है। डेज हाई पर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 75 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है, डेज हाई पर है। हमारे बाजार में भी हालांकि रिकवरी जरूर आई है। 18,250 के ऊपर निफ्टी है। बैंक निफ्टी भी अब 42,850 के करीब आते हुए दिख रहा है। यूरोप के बाजार पॉजिटिव है, रुपया स्टेबल है। कमोडिटी बाजार में भी कुछ ऐसा बड़ा एक्शन नहीं आ रहा है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स में भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जापान भी आज सुबह सुस्ती दिखा रहा था, सुस्ती के साथ बंद हुआ है, बट ऐसा कल जैसा पैनिक गिरावट नहीं आई है। तो ज्यादा वीकनेस आज हमारे बाजार में, बाकी बाजार फिर भी ठीक दिख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स। क्या करना है सर? लेना है, खरीदना है। मौका है। 2 बजे भी था, अभी भी है। अभी भी है। ओके, 2 बजे भी अपने कहा वहाँ से 100 पॉइंट लगभग 75-80 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। बैंक निफ्टी वहाँ से लगभग 300 पॉइंट ऊपर है। अभी भी मौका है। ऑप्शंस के जरिए करें ताकि आपकी रिस्क थोड़ी सी कम रहे। वॉलेटिलिटी रह सकती है क्योंकि जो कट लगा है तो नेचुरली जब मार ज़्यादा पड़ती तो अब ये होगा ज़रूर दीप कि जब जब ऊपर आएगा तो सबको निकलना है, लेकिन जो मजबूत लोग हैं वही ले पाएंगे। राइट। और जब मजबूत लोग लेते हैं तभी कमजोर लोगों की सफाई होती है और फिर वापस ऊपर जाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? 2 वजह से। पहली चीज, हमारे अलावा दुनिया में कोई खराब नहीं है। तो कोविड खाली अकेले हमारे यहाँ नहीं आ रहा, ठीक है। और आएगा जिस दिन आएगा, आज आएगा, आज तो नहीं है, भगवान न करे किसी दिन आएगा, तब की तब देखी जाएगी। तो एक दिन में इतना पैनिक करने की जरूरत है नहीं, ओवर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं। रिएक्शन देना, सावधान रहना अपनी जगह है, ओवर रिएक्शन नहीं देना, पहली चीज। ओवर रिएक्शन में क्यों कह रहा हूँ, जरा बैंक निफ्टी का ये देखिए पुट कॉल रेशियो, और मैं बोल रहा हूँ दोनों में बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत है। अच्छा, हाँ, बैंक निफ्टी पहले भागेगा, जोर से भागेगा। ओके, 0.58 100% ओवरसोल्ड है पुट कॉल रेशियो। और इसीलिए मैं 2 बजे भी ये बोला था कि ये ओवरसोल्ड हो चुके हैं, डन फॉर द डे, और इससे नीचे नहीं जाने चाहिए। पूरा करेक्शन अपना कंप्लीट करके आ चुके हैं। हाँ, नो डाउट 43,000 के आसपास आएंगे, 42,950, 43,000 वहां पर रुकेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आज आप 43,000 के ऊपर बंद होते हैं, यू आर सेफ। ओके, कोई खास टेंशन की बात अभी नहीं है। कल की कल देखें, कल वीकली एक्सपायरी पे। लेकिन 43,000 के नीचे बंद होते हैं तो थोड़ी सी नेचुरली आपको 3 हफ्तों की एक लोअर क्लोजिंग मिल रही है, तो आपको हल्की पोजीशन अपनी सावधानी से कम करनी है या फिर अपना स्टॉप लॉस रखना है। पहले बैंक निफ्टी का डेटा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी पे मैं ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। बैंक निफ्टी 42,500 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, जो कि अब यहाँ से 300 पॉइंट हो गया, इनफैक्ट बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन 43,000 ही एकमात्र लेवल है जो अब से लेकर आपको 3:30 बजे तक नोटिस करना है। 43,000 के कॉल्स पर 45 लाख शेयर हैं, सॉरी पुट पर,
और कॉल्स पर 31 लाख शेयर हैं। सो 43,000 के नीचे बंद नहीं हो रहे हैं तब तक ठीक है, 43,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं। जो कुछ भी लॉन्ग पोजीशन अगर आपने 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में बनाई अगर हमें सुनकर, तो वो आपको 42,950 43,000 की रेंज में रिव्यू करके थोड़ी कम कर लेनी चाहिए। बाकी को आप अपनी कॉस्ट पे स्टॉप लॉस पे ट्रेल करते चले, पोजीशन लॉन्ग साइड पे रखनी, कोई इसमें कोई डाउट नहीं। निफ्टी 18,300 ये ऊपर का बड़ा लेवल है जहां से आप काफी नीचे हैं इस वक्त, काफी अरे ज्यादा नहीं है, 18,300 पहुंच रहे। 18,300 के पुट पर 82 लाख शेयर हैं, 18,300 के कॉल पर 1 करोड़ 11 लाख शेयर हैं। अगर आप 3 बजे के पहले 18,300 पार करके टिक जाए तो आप सेफ है। अच्छा, हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो ठीक है, फिर है जो देखा जाएगा। सो आई थिंक आप सही लेवल पे हैं, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। जिनको रिस्क नीचे की देखने के बाद डर लगाओ, उनके जैसे जैसे भाव आ रहा है कम करें। ओके, नेचुरली देखो, अगर आपको डर लगता है तो ऐसे वोलेटाइल मार्केट, क्योंकि 500 पॉइंट आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में नीचे से ऊपर आ रहे हैं, 100 पॉइंट निफ्टी में नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो ये वोलेटिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है। उस हिसाब से थोड़े हल्के रहें, शांति रहेगा, पैनिक ना करें। पैनिक नहीं करना है। पैनिक वाला टाइम निकल गया, कर देते बेच रहे। सुबह क्लियर कट 42,950 स्टॉप लॉस दिया था, करेक्ट। सुबह क्लियर कट 18,200 स्टॉप लॉस दिया था। जो डे ट्रेडर्स हैं उनको स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा, चाहे आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो चाहे निफ्टी में कर रहे हो। लेकिन मुझे लगता है जो पैनिक वाली चीज़ थी वो निकल गई, और अब जरूरत से ज़्यादा डरने घबराने की जरूरत है नहीं। चलिए, तो पैनिक निकल गया और अब डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार में भी देखिए निचले स्तरों से आपको बढ़िया रिकवरी इस समय आती हुई दिख रही है, तो एक्शन अच्छा होते हुए दिख रहा है इस समय बाजार का। इनफैक्ट इस रिकवरी में कई सारे और काउंटर्स भी हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पर रखिए नज़र। फार्मा में तो आज जानदार तेज़ी लगी हुई है, बट पिछले कुछ मिनटों में आपने खरीदारी आते हुए देखी है। चुनिंदा आईटी काउंटर्स में आपने खरीदारी देखी है, 1-2 बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स भी हैं जहाँ पर आप मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। तो नीचे से बाजार रिकवरी के मूड में आपको दिख रहे हैं, इस पर रखिए नज़र। हिंडाल्को भी अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया, ये इंटरेस्टिंग है। टीसीएस और एचसीएल टेक लीडरशिप दिखाने के मूड में दिख ही रहे हैं। टीसीएस पर एक बार राय ली जाए, इंटरेस्टिंग काउंटर है ये, और देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। किरण जी भी हैं हमारे साथ। किरण जी, एक बार जरा टीसीएस के चार्ट पर नजर डालें। दीप, टीसीएस पे एक अच्छा पुलबैक रैली कल से ही देखने को मिल रहा है, वो कंटिन्यू होता नजर आ रहा है, और मेरा मानना है कि इधर से और बढ़त देखने को मिलेगी। ओवरऑल जब इंडेक्स में अभी वीकनेस है तो आईटी सेक्टर थोड़ा सा साथ दे रहा है, उसके चलते मैं मानता हूँ 3350 तक ये रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। अभी के लिए जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है उनके लिए 3230 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 230 ये आपका स्टॉप लॉस है, और आप नज़र रखिए टीसीएस पर, नज़र रखिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर, जिस पे आपको पिछले कुछ मिनटों में खरीदारी आती हुई दिख रही है। टेक महिंद्रा नीचे से रिकवर हुआ है, और हिंडाल्को भी आपको रिकवरी के मूड में दिख रहा है। बट डिवीज लैब में आज एक बढ़िया मूव है, 3500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बार सिमी जी से डिवीज लैब की चार्ट चेक कराई जाए। सिमी जी, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक अब वापस मोमेंटम में आया है, आज की मूव है या आगे की पता नहीं, बट 3500 के ऊपर डिवीज कैसा दिख रहा है चार्ट पर? दीपांशु, अगर ये सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि अच्छा रिकवरी देखने को मिल सकता है, पर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। 3400 से नीचे 100 रुपया का स्टॉप लॉस होगा, और अगर रिकवरी सस्टेन करता है तो स्टॉक आगे जाके 3600-3650 तक भी जा सकता है। कॉन्फिडेंस चार्ट से है, एकदम नहीं है ऐसा नहीं कह सकती। लास्ट 1 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है और मेंटेन भी कर रहा है, तो 100 रुपया का स्टॉप लॉस, ऊपर में 3600-3650 का टारगेट। ओके, 3600-3650 के टारगेट के लिए रखिए नज़र आप डिवीज लेबोरेटरीज पर। आईसीआईसीआई बैंक, इस पर एक बार जय से राय ली जाए। जय, क्या व्यू बनता है आईसीआईसीआई बैंक पर? नीचे से थोड़ा रिकवर हुआ है, बट आज 900 के जो नीचे आया है और इंट्राडे में अभी भी 900 के नीचे है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और अब आईसीआईसीआई बैंक के लिए अगले लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट होंगे? बिल्कुल दीप, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूँगा, देखिए ये जो हिसाब से आज के ट्रेडिंग सेशन में आईसीआईसीआई में एक रिवर्सल हमें देखने मिल रहा है, मेरे हिसाब से ये स्टॉक में नीचे में लगभग आज ही के लोज के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था दी, अराउंड द लेवल्स ऑफ 880, 87 का लो बनाया, तो ठीक है 7 के ऊपर से रिवर्सल हुआ है, बट आई थिंक दैट 880 इज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट फॉर आईसीआईसीआई बैंक। एंड अगर ये लेवल्स होल्ड आउट कर जाते हैं, देन इट हैज अ फेयर चांस ऑफ बाउंसिंग बैक टिल लेवल्स ऑफ 920, 920 तक का एक बाउंस आपको आईसीआईसीआई बैंक में आते हुए देखने मिल सकता है, जब तक 880 के नीचे बंद नहीं होता। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे, आई थिंक बाय ऑन डिप्स और एल्स एट करंट लेवल्स बेटर होगा। 880 के स्टॉप लॉस होने चाहिए आपके क्लोजिंग बेसिस पे, 920 तक का बाउंस आपको यहाँ पर आते हुए देखने मिल सकता है। ये है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक, जिस पर आपको रखनी है नजर। इप्का लेबोरेटरीज भी अच्छा मूव कर रहा है। एक बार IOL केमिकल्स को पुल अप करते हैं, क्योंकि खबरें ये भी चल रही हैं कि आईबुप्रोफेन का वापस डिमांड आपको बढ़ती हुई दिख सकती है,
और साथ ही हम देख रहे हैं कि प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं क्योंकि चाइना में ये इम्पैक्ट आया और देखिए आज 15% ऊपर IOL केमिकल्स आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 2.5 साल पहले, ऑलमोस्ट अब 3 साल पहले जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब भी हमने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई करा था, वहाँ से बड़ी मूव आई, उसके बाद कोरोना के बाद ये भी थोड़ा भूला भटका रह गया। अब जो वापस चिंताएं आई हैं आप देख रहे हैं IOL केमिकल भी आपको एक्शन में दिख रहा है। कुणाल जी से एक बार IOL केमिकल की चार्ट पर राय ली जाए। कुणाल जी जरा देखें सर, 14% ऑलमोस्ट 15% ऊपर है 400 के एग्जैक्ट लेवल पर IOL। देखिए एक मूव आता हुआ डेफिनेटली दिख रहा है दीपांशु, और चार्ट पर भी सुधार है। काफ़ी समय से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था लेकिन अब एक डबल बॉटम पैटर्न बने और अगर आज ये 400 के ऊपर बंद कर पाने में सफल हो जाता है तो मुझे लगता है कि इस पुल बैक में और ये जो भी न्यूज़ फ्लो चल रहा है चाइना से रिलेटेड, इसके चलते इसमें 460-65 तक का भी एक मोमेंटम बन सकता है। तो जिनके पास है बने रहें, एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस 375 पर रखें। मुझे लगता है 450 तक स्टॉक के जाने की पूरी संभावना दिख रही है। तो 450 तक जाने की पूरी संभावना है। 10 से 12% की रैली इन लेवल से भी आपको IOL केमिकल्स में आती हुई दिख सकती है। आइए, 2:45 बज चुके हैं और अब से लेकर नए साल तक जैसे हमने आपको वादा किया है रोज आपको बेहतरीन न्यू ईयर पिक देंगे हमारे एक्सपर्ट्स। आज की न्यू ईयर पिक आपको दे रहे हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान साहब। ये न्यू ईयर के लिए मेरा स्टॉक पिक है किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये तेलंगाना बेस्ड हॉस्पिटल चेन है। टेक्निकली ऑन वीकली चार्ट्स इसमें एक हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बनी हुई है। पूरा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है जिसका फायदा इसे भी मिलेगा। फॉर्मेशन के आधार पर ये स्टॉक 2000 के लेवल्स को आने वाले कुछ महीनों में अचीव कर सकता है। यहाँ पे हम फाइनल स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन 1250 रुपए का। 1250 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करिए। किम्स आज जो थीम भी है उसी के फोकस में आ रहा है आपके लिए कॉल श्रीकांत जी की तरफ से, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। खरीदारी इस पर आप करके चल सकते हैं। एक बार थायरोकेयर को पुल अप करते हैं। 10% ऊपर अब थायरोकेयर आपको होते हुए दिख रहा है। तो मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल दोनों ही एक्शन में है बट थायरोकेयर लीडरशिप इस समय दिखा रहा है और फ्रेश बाइंग भी पिछले कुछ मिनटों में आपने थायरोकेयर के काउंटर पर आती हुई देखी है। बंसल जी, थायरोकेयर के चार्ट पर अब क्या व्यू बनता है सर? 675 का लेवल 10% ऊपर इस समय। दीपांशु, थायरोकेयर में देखें तो मच अवेटेड इसमें अपमूव देखने को मिल रहा है। काफी समय से स्टॉक रुका हुआ था और टेक्निकली अब एक पिवट भी टूटा है। 655 का एक पिवट भी टूटा है और एक रिवर्सल देखने को मिला है। काफी लोग जब ये कंपनी टेक ओवर हुई थी, खरीदी गई थी, तो लेके फंसे हैं और नीचे में, तो मुझे लग रहा है अब एवरेजिंग का समय आ गया है और शॉर्ट टर्म में यहाँ पर 725 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास हैं बने रहे और हल्की फुल्की करेक्शन में थायरोकेयर में खरीदारी की राय होगी। ओके, तो हल्के फुल्के करेक्शन में थायरोकेयर में खरीदारी की राय आपको आती हुई दिखेगी। पूरे फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक पैक पर आपको रखनी है नज़र क्योंकि यहाँ पर बड़ा एक्शन बन रहा है और इस एक्शन की बड़ी वजह भी है जो चीन में कोविड की स्थिति है। एक बार फिर से थोड़े कंसर्न्स वहाँ से निकल कर आए हैं बट क्या है ग्राउंड पर रियलिटी, डेटा क्या कह रहा है इस समय उनके मामले कैसे हैं, क्या हुई है सिचुएशन पिछले कुछ दिनों से डेवलप, एंड ऑफ कोर्स हमारे बाजारों पर आपको कहाँ पर रखनी है नज़र। पूरी डिटेल्ड रिसर्च लेकर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए। आशीष, जरा बताइए एग्जैक्टली चल क्या रहा है और फिर हमें क्या करना है? दीपांशु, काफ़ी डरावनी रिसर्च सामने आई। देखिए, एक चाइनीज़ ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है एरिक डिंग। इनकी तरफ से चेतावनी आई है और ये ऐसी चीज़ों को काफ़ी हद तक कवर करते हैं। ये मान रहे कि अगले 90 दिन पूरी दुनिया भर के लिए बहुत चैलेंजिंग देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट सिर्फ पूरी दुनिया भर के लिए नहीं, सबसे ज़्यादा खतरा जो आपको चाइना में देखने को मिलेगा क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अगले 3 महीने यानी 90 दिनों में हो सकता है कि आपको चाइना की 60% आबादी संक्रमित होती हुई नजर आ सकती है और दुनिया भर में भी देखें तो 10% आबादी की पूरी संभावना है कि यहाँ पर संक्रमण ज़्यादा देखने को मिले। और दीपांशु, वैसे भी जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रही है वो काफ़ी हॉरिफिक है। जिस प्रकार से चाइना में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल बेड्स की कमी होती नज़र आ रही है, ज़मीन पर लिटाकर वहाँ पर इलाज किया जा रहा है। और इससे पहले भी अगर देखा है कि हमने रिसेंटली वहाँ पर कोविड के जो रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लिफ्ट किया गया है तो टेस्टिंग भी काफ़ी कम कर दी गई है। हालांकि उनके आधिकारिक आंकड़े अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ डरावना नहीं लगेगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये सही हो क्योंकि मंगलवार को चाइना में सिर्फ 3101 नए मामले आए हैं
और कुल एक्टिव केसेस अगर आप देखें तो 3,46,000 के आसपास हैं। लेकिन जिस प्रकार से अगर आप इनका चार्ट भी देखें तो लगातार कोविड के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं वो अपने आप में बड़ी चिंता है। लेकिन भारत ने देखिए अभी यहाँ पर कोई भी इतने बड़े केसेस नहीं है। महाराष्ट्र में भी देखें तो मामूली 20 केसेस आए हैं। अच्छी बात यह है कि एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं की गई है। लेकिन इससे पहले ही अगर आप देखें तो पूरी तरीके से हमने तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि मास्क की जो कंपल्सन है इसके ऊपर भी विचार होगा। टेस्टिंग बढ़ाई जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल पर फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में यहाँ पर आपको समीक्षा देखने को मिले। और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री आज शाम को 5 बजे बैठक भी करेंगे। वैसे भी हमने देखा हिस्टोरिकली जब भी भारत में केसेस बढ़ते हैं सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और मुंबई यहाँ पर ही आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट का जैसा मूड माहौल है 2020-21 की याद आ गई, क्योंकि बिल्कुल वैसे जब केसेस बढ़ते थे सिमिलर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आप देखिए इंडियन होटल्स, पीवीआर, ट्रेंट, इंडिगो, ये जो स्टॉक्स हैं इनमें आपको काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन एक ही तबका बाजार में खास है जहां पर आपको हरियाली बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। डॉक्टर लाल पैथलैब, मेट्रोपोलिस, लुपिन, ग्रैनुअल्स, तमाम जितने भी डायग्नोस्टिक स्टॉक्स हैं, जितने भी हेल्थ केयर हैं, सब में आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। रिपीट ना हो इसी का एक डर सब में बैठा हुआ है। बट ये जो डराने वाले डॉक्टर साहब चाइना के सर ये चाइना में पैदा हुआ है। अच्छा, और रहते कहाँ हैं आजकल? ये शायद थोड़ा अमेरिका में भी आते जाते हैं। अच्छा, तो कुछ लोग इन्हें अमेरिकन ओरिजिन का बता रहे हैं, कुछ चाइनीज बता रहे हैं। लेकिन उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा कि ये चाइनीज ओरिजिन वाले हैं। और 90 दिन बता रहे हैं सर। 90 दिन सबको प्रॉब्लम होगी? सब प्रॉब्लम, पूरी दुनिया को 10% आबादी संक्रमित हो जाएगी। ओके। और चाइना की आबादी कितनी है दुनिया की? सबसे ज़्यादा वहीं की है। सबसे ज़्यादा 10% से ज़्यादा है। हाँ। बराबर है। 150 करोड़ से ज़्यादा तो चाइना में है। चाइना को संभाला हुआ है। पूरी दुनिया ने सबने वैक्सीन लगा के सब ठीक कर लिया अपने आप को। गिनती के केसेस कहीं कहीं बचे हैं छोटे मोटे, वो अपनी जगह कहीं आज की तारीख में एक्सेप्ट एक चाइना छोड़ दो और 1-2 छोटे मोटे देश छोड़ दो, तो उन्हीं से नहीं संभल रहा है। उन्हीं से नहीं संभल रहा, बिल्कुल है ना। तो उनकी वैक्सीन बेकार है। हमारे पास तो अतिरिक्त होगी, भेज देनी चाहिए थोड़ी। आशीष क्या बोल रहे हो? आशीष को ट्रोल करेंगे भी लोग। मैं सच्ची चाइना को वैक्सीन भेजने की बात कर रहे हो? लेकिन सर क्या मार्केट का तो नुकसान हो ही जाता है। देखो क्या है, वैसे ह्यूमन ग्राउंड पे थोड़ा गलत नहीं है, सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि मतलब सबसे बड़ा मतलब जो दुनिया भर को, हमारा तो पड़ोसी है, सीमा है, लेकिन पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा अगर कोई तकलीफ देने वाला देश तो वो चाइना ही है। बंसल जी की विशेष टिप्पणी आ रही है। जी बंसल जी। नहीं देखिए अनिल जी, इसमें एक चीज है कि चाइना में कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है अनिल जी। एज पर काफी रिसर्च स्टडीज तो अनिल जी ये भी आई है कि चाइना में वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं उस एक्सटेंट का जिस एक्सटेंट का भारत में देखने को मिला है और दूसरे देशों में देखने को मिला है। और यही कारण अनिल जी वहां पर कोविड का, तो वहां का अनिल जी केस अलग है। और दूसरा जो अभी आशीष बोल रहे थे ना कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, वो नहीं है, तो अनिल जी आप वैसे भी आज आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं तो उसकी इमरजेंसी में तो बिना कोविड के भी बेड नहीं मिलता है। तो क्या मतलब कि घबरा जाना चाहिए नहीं जी? बिना कोविड के भी बेड नहीं मिलता। हॉस्पिटल्स के नाम लेना नंबर 1 बिजनेस चैनल पे ठीक नहीं है। अनिल जी स्ट्रेचर लगा रखे हैं लोगों ने, अच्छे बड़े रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स ने, वहां पर भी इमरजेंसी में बेड नहीं मिलता है। तो अभी तो कोविड नहीं है तब ये हाल है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई पैनिक वाली बात है। और दूसरा अनिल जी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मार्केट में जैसे हमारे कुणाल जी तो कनाडा से भी पढ़ के आए हैं, तो एक गणित लिखा हुआ है, मार्केट नेवर फॉल्स फॉर द सेम रीजन अगेन। तो ना कोविड वेव 2 में मार्केट गिरा था और ना अब कोविड के चलते मार्केट गिरेगा। मार्केट को गिरना होगा तो उसका एक अपना कारण होगा, बट कोविड इज नॉट द रीजन कि मार्केट में पैनिक किया जाए। ठीक बात है, चलिए बढ़िया। कुल मिला के जो भी हो, मार्केट तो गिरेंगे तो बढ़े भी जाएंगे, बढ़े तो गिर भी जाएंगे। मार्केट तो रोज का काम है। कोविड ना हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशु जी भी विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं। जी आशु जी। अनिल जी, आशीष को ट्रोल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो उसका ह्यूमैनिटेरियन रीजन ना भी हो, हम तो इसको सेल्फिश रीजन मानते हैं। क्योंकि अनिल जी सारी की सारी प्रॉब्लम जो क्रिएशन है चाइना से है, और चाइना ने सबको वो किया हुआ, तो अनिल जी वो ठीक रहेंगे तभी बाकी भी ठीक रहेंगे। अनिल जी एक और भी एक जो चीज है कि अभी जो मतलब एक ट्रिगर है जिसकी वजह से आप कह रहे थे डराना, अनिल जी डराने की बात नहीं है, कॉशियस इसलिए क्योंकि अनिल जी पिछले 3 सालों में ये पहला साल है जब मैक्सिमम इंडियंस हैं अनिल जी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे वेकेशन पे गए हैं। वी एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अनिल जी पीक हॉलीडे सीजन चल रहा है,
और मैक्सिमम इंडियंस आर आउट और टू इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। तो अनिल जी कहां से क्या चीज आ जाए, सो अनिल जी मैं उस चीज पे ना सिर्फ कॉशियस व्यू दे रहा हूं, मतलब वो नहीं है कि क्या हो जाएगा, निकल जाएगा तो अनिल जी बहुत अच्छा है, लेकिन अनिल जी जैसे आज एक पैनिक डिप आया, एक और पैनिक डिप आ जाए, उस पैनिक डिप में अनिल जी मतलब इंजूरियस टू वेल्थ हो जाता है। सो ओनली दैट इज द पॉइंट कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात 100% सही है आशीष जी, आपकी बात 100% सही है। बिल्कुल कोशिश रहना चाहिए। कोशिश करने का मैं ज्यादा आसान तरीका बताता हूँ, कोशिश करने का लूंगा। देखो कोशिश करने डराने की बड़ी थिन लाइन है। कोशिश करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। जैसे 42,950 ये आज आपका स्टॉप लॉस है, इसके नीचे जाए तो निफ्टी थैंक यू कर लीजिए, तो आपने नीचे 700 पॉइंट देखने से बच गए। अब वो डिसिप्लिन तो जिसकी पोजीशन है उसको रखना है। फॉर एग्जांपल 18,200 आज का स्टॉप लॉस है या 18,250, जो भी जिसके जो मर्जी है वो है, उसके नीचे जाए तो आप पैनिक नहीं करेंगे। तो मैं कोशिश रहने का, जो घूमने जा रहे हैं उनको अलग रखना है, जो मार्केट में खेल रहे हैं उनको अलग रखना है। तो स्टॉप लॉस फॉलो करें और आराम। किरण जी को मजा आ रहा है मेरी बात सुन के। किरण जी बड़ा आनंद ले रहे हो आप। हमेशा लेते हो अनिल जी, आज ही नहीं। ओके, ये तो मुझे पता ही नहीं था, आप हमेशा मेरे मजे लेते हो, मुझे लगा आज ही ले रहे हो आप। ओके, ऐसे आपने पूछा नहीं आशीष से वो कहाँ घूमने जा रहे हैं? आशीष जी आप, हाँ अरे आप इंडिया के बाहर तो नहीं जा रहे ना? नहीं अनिल जी, मैं तो अपने गांव गोवा जा रहा हूँ अनिल जी। अरे भाई साहब उधर बहुत विदेशी आते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। एवरी ईयर अनिल जी। अरे वहाँ विदेशी बहुत आते हैं, हमें आपकी चिंता है। अपने सब हिंदुस्तानी भाइयों के साथ रहना, उठना बैठना खाना पीना, है ना? वह अपने विदेशी के साथ रहना मत। नहीं पर आजकल अनिल जी इस वक्त भी जी अनिल जी इस वक्त भी फॉरेन टूरिज्म इंडिया में अभी भी कम ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। बट ये अनिल जी देखिए मतलब प्रोन टू तो कहीं पे भी हो सकते हैं, तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, और रखना भी चाहिए एक्चुअली। और इनफैक्ट अगर जब सिग्नल्स आ रहे हैं तो फिर वो सावधानी रखने में फायदा है। वैसे भी एक्चुअली मास्क तो कोरोना ने सबसे अच्छी चीज एक ही दी है, मास्क। क्योंकि अगर आपको नॉर्मल वायरल खांसी फ्लू वगैरह है उससे भी अच्छी, तब भी आप मास्क रखोगे तो स्प्रेड कम होगा। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज है। सो अपनी सावधानी रखना जरूरी है आपके लिए। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय की सिचुएशन कोरोना को लेकर, बाजार को लेकर। थोड़ा फिर से फिसल रहे हैं बाजार, रिकवरी हुई, रिकवरी के बाद आप फिर से थोड़ा प्रेशर आते हो देख रहे हो। थायरोकेयर बाय द वे अब 15% ऊपर है, तो बात करते करते 10 से अब 15% ऊपर मूव आपको इसमें आती हुई दिख चुकी है। नजर रखिएगा, ये काउंटर काफी एक्टिव हो रहा है ट्रेड में। इस बीच कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है, और BHEL ये काउंटर आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वायदा कारोबार के बैंड से बाहर आया और बैंड से बाहर आते ही आपने देखा इसमें करीब 2-2.5% की गिरावट हो रही है। जय जरा BHEL का चार्ट देखें एक बार। श्योर दीप, जहां तक BHEL का सवाल है, आज जो हिसाब से एक रिवर्सल देखने मिला है हमें अराउंड द लेवल्स ऑफ 85, वही इंपॉर्टेंट लेवल्स थे दीप। इसको निकालकर इसके ऊपर क्लोज होना है। इनफैक्ट ये अटेम्प्ट किया आज, पर वो क्लोज नहीं हो पा रहा है उसके ऊपर। 85 शॉर्ट टर्म में एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर BHEL डेफिनेटली और स्ट्रेंथ दिखाएगा। देर आफ्टर आपको लगभग 95 तक के लेवल्स भी दिखाएगा, अबाउट क्लोज अबाउट 85। बट देन जब तक वो 85 के ऊपर बंद नहीं आता, आई थिंक ये कंसोलिडेट कर सकता है दीप थोड़ा बहुत, बिकॉज वो लेवल्स पर हर्डल है एंड दैट इज अ वेरी क्रूशियल वन। एंड वो जब तक दीप नहीं निकलता तब तक आप 75 से लेकर 85 के बीच में BHEL को कंसोलिडेट होते हुए देखने मिल सकता है आपको। बट 85 निकालेगा तो डेफिनेटली 95 के लिए बाय बनेगा। सो बाय ऑन डिप्स अराउंड द लेवल्स ऑफ 75, एल्स बाय अबव 85। यह है आपके लिए BHEL जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर आपको दिख सकता है। थोड़ा बैंड से बाहर आने के बाद इस पर आपने और दबाव आज के ट्रेड में बनते हुए देखा है। बट मूव एक सिटी यूनियन बैंक की इंपॉर्टेंट है, उस पर ही रखेंगे फोकस। उससे पहले एक बार बिगुल सचिन जी के लिए BTSWT। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर बिकवाली करनी है भारतीय एयरटेल के काउंटर में। यहाँ पर भी जो एक मल्टी सपोर्ट था 830 का, वो इसने ब्रीच किया था 2 दिन पहले। उसके बाद एक अब्रप्ट पुल बैक आया और उसके बाद वापस ये पर्टिकुलर सपोर्ट ब्रीच हुआ आज सुबह सुबह। एंड जिस तरीके से यहाँ पर फॉलो थ्रू एक्शन आ रही है, मुझे लगा इंट्राडे में ही 816 815 के आसपास के स्विंग्स बनेंगे। बट पोजिशनली 805 के टारगेट के लिए यहाँ पर शॉर्ट्स बनाए रखने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 826.30 पर, एंड बिकवाली करनी है भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में 805 के टारगेट के लिए।
तो ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल, जिस पर सेल कॉल आ रहा है। सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में भी ये काउंटर रेडार पर आया था। 2-3 ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी, उसमें भारतीय एयरटेल को रखना था आपको फोकस में। टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी से जुड़े स्टॉक्स में वीकनेस आ रही है। एक तो डेल्टा कॉप पर रखी नजर, आज 3-3.5% नीचे आया है। पीवीआर 4% नीचे। इंडियन होटल्स में आप 4.5% की वीकनेस इस समय देख रहे हैं। सिमी जी, इंडियन होटल्स अब क्या अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स बचते हैं, यहाँ से नीचे से बाउंस बैक आएगा या और दबाव देखती हैं 310 का लेवल? थोड़ा बहुत और डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रही हूँ डीप। मुझे मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ज़्यादा ही लग रहा है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा आज अवॉइड कर जाए। जिनके पास पोजीशन है स्टॉप लॉस के साथ है, तो स्टॉप लॉस तो हो सकता है कि ट्रिगर हो चुका है। इंट्राडे पोजीशन से तो हट जाना ही चाहिए और पोजिशनली जो अभी भी होल्ड कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा और इंतज़ार करें, पर करेक्शन मुझे लगता है कि और थोड़ा सा आ सकता है। तो 1-2 दिन इंतज़ार करने का सलाह होगा और तुरंत खरीदारी करने का सलाह नहीं है। तुरंत खरीदारी करने की सलाह नहीं है, थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। पीवीआर में भी आपको प्रेशर दिख रहा है। सचिन जी, पीवीआर यहाँ पर क्या सलाह रहेगी 1750 के नीचे इस समय? अब पिछले 3 महीनों से एक अच्छी अपमूव नजर आ रही थी, बट अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर स्ट्रक्चर पे देखें तो वहां पर एक क्लासिक राइजिंग चैनल फॉर्मेशन में ये स्टॉक ऑस्किलेट एंड उस चैनल का यहाँ पर जो लेवल था लगभग अराउंड 1760, ये प्रोबेबिलिटी थी आज सुबह। एंड जिस तरीके से ये पर्टिकुलर लेवल भी तोड़ दिया है तो मुझे लग रहा है ये पैटर्न एक्टिवेट होने के संकेत है। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर पुल बैक मिल जाता है तो वापस कुछ बिकवाली करने की ही सलाह होगी। आई थिंक जब तक एक रिकवरी होती नहीं है 1800 लेवल के ऊपर, आई थिंक तब तक ट्रेंड थोड़ी सी यहाँ पर नेगेटिव ही होनी चाहिए। सो अगर पुल बैक मिलते हैं तो शॉर्ट्स और ऐड किए जा सकते हैं। पोजिशनली जिस तरीके से ये पैटर्न है, इसके पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 1610 के आसपास प्लेस्ड है, बट मुझे लग रहा है इतना बड़ा व्यू इमीडिएटली लेना नहीं चाहिए। 1650 1660 के आसपास अगर स्टॉक आ जाता है तो वहां पर डेफिनेटली अपनी पोजीशंस को रिव्यू करना है, बट अगर बाउंस बैक आता है तो शॉर्ट्स की सलाह होगी 1805 के स्टॉप लॉस के साथ। तो बाउंस बैक पे बिकवाली करें, ये आपके लिए सलाह बन रही है। पीवीआर पर वीकनेस सचिन जी को बनती हुई दिखेगी, नजर रखिए इस काउंटर पर। आज वीक बी पर रहा है। सिप्ला, इस पर भी करना है फोकस। काफी सारी खबरें भी चल रही हैं सिप्ला को लेकर। ऑफ कोर्स फार्मा एज अ थीम भी आज मूवमेंट में है ही। जय 1125 पर आ गया सिप्ला, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है और सेकंड हाफ में ये ज्यादातर मूव आई है सिप्ला की। अब अगली स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस चार्ट पर? कुलदीप, जहाँ तक सिप्ला का सवाल है, मैं कहूंगा कि ये स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट लिया अराउंड लेवल्स ऑफ 1080 और 1080 अब इमीडिएट बेसिस पर एक सपोर्ट है। जब तक 1080 के लेवल्स आपके होल्ड करेंगे सिप्ला में, आपको ये जो रिवर्सल देखने मिला दैट कैन कंटिन्यू। पहले आपको 1150 तक 50 के लेवल्स के ऊपर आपको ये फिर से मुझे ऐसा लग रहा है सिप्ला लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएगा। Above 1150, supply is heading towards the levels of nearly around 1250-1300. तो ओवरऑल ट्रेंड मुझे यहाँ पे तो बुलिश नजर आ रहा है। ले रहा है। जहाँ तक सिप्ला का सवाल है, जबरदस्त मूव आ रही है सिप्ला में। एक और काउंटर जहाँ पर अच्छी मूव आ रही है, अलेम्बिक फार्मा। अगेन ये बाजार के रेडार पर बिल्कुल नहीं रहता है। आज देखिए 3-3.5% ऊपर अलेम्बिक फार्मा दिख रहा है। नैटको फार्मा भी अच्छा आपको प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो कुछ स्टॉक्स हैं फार्मा के जो भूले भटके फार्मा शेयर्स हैं, बाउंस बैक कर रहे हैं। लॉरस लैब्स एक और काउंटर देख लीजिए, इस पर 2.5% ऊपर लॉरस लैब्स भी आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो आज दिन है ये सारे भूले भटके फार्मा शेयर्स का रीबाउंड करने के लिए। बट एक इंटरेस्टिंग रिसर्च वरुण हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। सर्विस सेक्टर में नई नौकरियों को लेकर टीम लीज ने एक सर्वे किया है। क्या कुछ खास बातें निकल कर आ रही हैं सर्वे के साथ? आइए वरुण के साथ जाना जाए। वरुण बताएं क्या कह रहा है ये ट्रेंड? डेफिनेटली दीप, तो जितनी खराब खबरें चल रही है उसमें ये काफ़ी अच्छी खबर है और ये रिपोर्ट है बेसिकली टीम लीज की। इस रिपोर्ट का नाम है एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट। तो बेसिकली इन्होंने किया क्या है, Q4 में कितना रिक्रूटमेंट हो सकता है, कंपनियां कितना रिक्रूटमेंट कर सकती है, उसके ऊपर इन्होंने एक सर्वे कराया था। सर्वे में करीब 573 कंपनियां थी। सेक्टर जो थे, सर्विस सेक्टर में 14 सब सेक्टर से जहाँ पे इन्होंने ये सर्वे कराया। तो इस सर्वे के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों को मिला ले तो कुल पार्टिसिपेंट्स में से 68% कंपनियों का कहना था कि हम अपने रिक्रूटमेंट में Q4 में तेज़ी लाने वाले हैं। पिछले बार जब इन्होंने सर्वे कराया था तो ये आंकड़ा 65% का था, यानी कि वहाँ से 3% की बढ़ोतरी हुई है। सर्विस सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर की कंपनियां जो है उनमें से 77% कंपनियों का कहना है कि हाँ, हम अपने रिक्रूटमेंट में बढ़ोतरी करने वाले हैं। पिछली बार ये आंकड़ा 73% के आसपास का था, नहीं, यानी कि यहाँ भी करीब 4% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। इनफैक्ट साल दर साल अगर आप देखेंगे तो इस सर्वे में रिक्रूटमेंट में बढ़ोतरी करने वाली कंपनियों की संख्या जो है उसमें 27% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है।
इन्होंने जोग्राफिकली भी जो साइज है उसके बेसिस पे भी डिवाइड किया इन कंपनियों को। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, दिग्गज कंपनियां हैं, उनमें से 82% कंपनियों का कहना है कि हाँ हम रिक्रूटमेंट में बढ़ोतरी करने वाले हैं। छोटी कंपनियां यानी कि जो स्मॉल कंपनीज है 61% कह रही थी कि हम रिक्रूटमेंट में बढ़ोतरी करेंगे। मीडियम यानी कि मध्यम कंपनियां जो है 50% कह रही थी कि हाँ हम बढ़ोतरी करेंगे। 50% का कहना था कि हम नहीं करने वाले। सब सेक्टर्स में ई कॉमर्स सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट यहाँ होने वाले हैं। 98% कंपनियां कह रही कि हम रिक्रूटमेंट करेंगे। टेलीकॉम में 94, एजुकेशनल सर्विसेज में 93, एनबीएफसी में 88, रिटेल में 85 और लॉजिस्टिक्स यहाँ पे 81% कंपनियों का कहना था कि हम रिक्रूटमेंट में बढ़ोतरी करने वाले हैं। यानी कि ये सब सेक्टर्स वो है जहाँ पे नौकरियाँ मिलने वाली है। और खासकर नए ग्रेजुएट और एंट्री लेवल कर्मचारी जो है उनका रिक्रूटमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो अगर हाल ही में आपने सुना है कि काफ़ी सारे ले ऑफ हुए हैं, तो वो तो ले ऑफ्स हुए हैं, लेकिन Q4 शायद रिक्रूटमेंट के हिसाब से अच्छा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियां जो है रिक्रूटमेंट बढ़ाने वाली है। थोड़ी बुलिश साउंड कर रही है। एटलीस्ट टीम लिस्ट का जो एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट है वो यही कह रहा है। बढ़िया है, अच्छी रिपोर्ट है। तो जहाँ लोगों को बड़ी चिंता है रिसेशन की, अमेरिका यूरोप में, हमारे यहाँ तो नौकरी की बहार है। जनवरी से मार्च में ज़्यादा नौकरी है। हाँ, Q4 में रिपोर्ट पक्की है ना? एकदम पक्की रिपोर्ट है। तो कहाँ कौन से सेक्टर में आपके फेवरेट कोई सेक्टर जिनमें? ई कॉमर्स सबसे ज़्यादा वही नौकरी मिलने वाली है। वही हमेशा लेते भी वही, निकालते भी वही है। आप ई कॉमर्स में करियर बनाना चाहते हैं? मैं तो जाऊँ वहाँ ठीक हूँ। नहीं, मैंने इसलिए पूछा आपका फेवरेट सेक्टर है। मैं यही ठीक हूँ। मुझे लगा आपका फेवरेट सेक्टर, तो मैंने पूछा कि मुझे लगा कि नहीं, लेकिन वाकई में ई कॉमर्स है, जॉब्स है, लेकिन ये काटते भी जल्दी है, लेते भी जल्दी। इनकी प्रॉब्लम ये है, हायर एंड फायर। राइट, बिल्कुल। तो चलिए, हिंदुस्तान के लिए ये आपके लिए बेहतरीन इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आए वरुण। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वापस ऊपर के लेवल से आती दिखिए। वोलेटाइल दोनों तरफ है मार्केट, लेकिन हाँ डाउ फ्यूचर्स अब भी 250 पॉइंट ऊपर है, और डाउ फ्यूचर्स दिन के हाई पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स हैं, और नैस्डैक फ्यूचर्स भी 75 पॉइंट ऊपर है। ये आपके लिए अभी तक का मामला है। आइए कुछ स्टॉक्स पे। बिगुल तो आज बिल्कुल सुना पड़ा हुआ है, और सही भी है। देखो मार्केट जिस लेवल से वॉलेटाइल हो रहा है, अब क्या बिगुल बजाएंगे, इधर से उधर होने में वो पेंडुलम जैसा मामला है। तुरंत प्रभाव से सिंपल सी चीज़ है, फार्मा मजबूत है, IT मजबूत है, बाकी सब कमज़ोर है। तो आप अपनी मर्जी से बिना कॉल दिए भी अपने फेवरेट चार्ट्स बता सकते हैं। लेकिन एक स्टॉक है जिस पर चार्ट्स पर राय लेनी चाहिए। सुबह भी हम जिसकी बात कर रहे थे, सिटी यूनियन बैंक। जरा सचिन जी चार्ट्स देखिए, राय दीजिए। सिटी यूनियन बैंक का किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो एग्जिट कर लें, या अभी कोई फ्रेश स्टॉप लॉस अगर आप दे पाए तो वो बताएं। अनिल जी, ऑलरेडी एक काफी बड़ी इम्पल्स मूव यहाँ पर इनिशिएट हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी और भी एक्सटेंड होगी। अगर किसी ने बिकवाली नहीं की है 200 लेवल पे, 190 पे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर वो पैनिक बॉटम बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 170, 165 एक ऐसा जोन है जहां पर ये जो पूरी गिरावट है वो कहीं जाकर थोड़ी सी संभल सकती है। सो इमीडिएट बेसिस पे अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन होगी तो वहां पर मुझे लग रहा है 182 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अभी भी उसे मेंटेन करना चाहिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड रिव्यू करनी चाहिए अराउंड 165, 160 इस पर्टिकुलर जोन में। जो एनपीए डाइवर्जेंस का मामला सामने आया था, उसके बाद से आप देख रहे हैं काउंटर पर एक ब्रेकडाउन आया। हालांकि जैसा वरुण रिसर्च में हम बता रहे थे, ओवरऑल इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर करीब 40 करोड़ का रह सकता है इस मामले के जरिए। बलरामपुर चीनी, ये एक इंटरेस्टिंग काउंटर है क्योंकि ये भी आज वायदा कारोबार के बैंड से बाहर आया। सुबह की गिरावट के बाद थोड़ा फिसला था, उसके बाद अब थोड़ी रिकवरी के आसार दिखा रहा है, बट एसेंशियली 400 के लेवल पर ही है। सिमी जी, एक बार बलरामपुर चीनी के चार्ट पर राय दें, अब वायदा कारोबार के बैंड में भी नहीं है। दीपांशु, अभी भी इतना मार्केट में गिरावट आ गया और ये स्टॉक अभी भी 400 का लेवल होल्ड कर रहा है, यही तो मतलब बहुत काफी यही शो कर रहा है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जिन्होंने होल्ड किया है अभी भी होल्ड करे, टेंशन ज्यादा तो नहीं लग रहा है। 410 ऑन दी अपसाइड एक रेजिस्टेंस बन रहा है, लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से एक क्लियर करने का कोशिश किया था। अगर कल 410 के ऊपर चला जाएगा तो फ्रेश एडिशन करने का सलाह होगा, नहीं तो मुझे लगता है कि जस्ट पुराना पोजीशन ही होल्ड करे, नया एडिशन मत कीजिए, क्योंकि मेजर सपोर्ट 390 के आसपास है। तो अगर इस करेक्शन में 390 के आसपास मिल जाता है तो वहां पे एडिशन करने का सोचे। ओवरऑल चार्ट, डेली चार्ट काफी स्ट्रांग है, एक मतलब ब्रेकआउट देने का कोशिश में है, तो ब्रेकआउट 410 के ऊपर ही आएगी। ओके, तो यह है आपके लिए बलरामपुर चीनी।
स्पैन से बाहर आने के बाद आज सुस्त बना हुआ है इस समय। बट एक स्टॉक जिसमें सडन स्पाइक आया है और वो है कंजा नेरोलैक। जरा इस काउंटर को पुल अप करिए। यूजुअली उतना रेडार पर एक्टिवली नहीं आता है, बट पिछले 5 मिनट की मूव देखिए, एक सडन वर्टिकल स्पाइक आपको कंजा नेरोलैक के चार्ट पर आते हुए दिख रहा है। अभी कोई खबर रिलेटेड डेवलपमेंट है या कुछ और, वो हम कोशिश करते हैं ढूंढने की, बट चार्ट पर एक बार राय तो बनेगी ही। बंसल जी, कंजा नेरोलैक एक बार देखिए सर चार्ट पर, सडन स्पाइक जो ये आया है, क्या चल रहा है इसमें? दिपांशु, इसमें देखें तो पिछले 2 दिन के हाइस के ऊपर स्टॉक निकला है और एक लीडिंग इंडिकेटर्स में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास है दिपांशु होल्ड करें। 432 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 444 445 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट है। आपको मूव दिखा रहे हैं, उतनी स्ट्रांग मूव नहीं है इनमें जितनी आप कंजा नेरोलैक में आते हुए देख रहे हैं, बट एक थीम निकल कर आ रही है बाजार में, वो भी ऐसे बाजार में जहां वीकनेस है, वॉलेटिलिटी है। बिल्कुल। तो पेंट स्टॉक्स ऐसे मार्केट में 3.5% बढ़ना अचीवमेंट है भाई, और आखिरी 5 मिनट में एकदम से बड़ा है। लेट्स सी कोई खबर आ रही है क्या। वापस से बाजार ऊपरी स्तर से थोड़े प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं। 50 पॉइंट निफ्टी नीचे आया और बैंक निफ्टी लगभग 250-300 पॉइंट नीचे आता हुआ दिखाया। हाँ, मेरे ख्याल से 42,900 तक गया था। एक मिनट, 42,850 तो मैंने देखा था, वहां से 42,600 के आसपास आया है। तो वॉलेटिलिटी बरकरार है। ऐसे में किरण जी के लिए बिल्कुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, शॉर्ट कॉल है और आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी के द्वारा ट्रेड करने की सलाह है। ABFRL का 295 का पुट ऑप्शन जो कि अब भी ट्रेड कर रहा है लगभग ₹5.70 के आसपास, ये बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग ₹3.80 का, और मेरा पहला टारगेट ₹8 का रहेगा, दूसरा टारगेट ₹10 का रहेगा। ये कल तक देखने को मिल जाना चाहिए। नहीं, एक दिन का ट्रेड रहेगा, आपका रिस्क बहुत छोटा है और रिवॉर्ड्स काफी अच्छे हैं। मैं 8 और 10 ये टारगेट्स दे रहा हूं इस ट्रेड के लिए, पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। ये ट्रेड देने के पीछे एक इंपॉर्टेंट कारण है कि एक इंपॉर्टेंट डबल बॉटम था, पिछले 2 स्विंग बॉटम्स थे, वो क्रैक होते नजर आ गए। उसके बाद एक बड़ा क्रैक देखने को मिला। तो मेरा मानना है कि ये एक बड़े शॉर्ट मूव देखने को मिलेगी जो कि ये स्टॉक को काफी नीचे लेके जाएगी। तो मेरा टारगेट जो 8 और 10 का है वो कैजुअली कल तक देखने को मिल जाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय आदित्य बिरला फैशंस लिमिटेड पर आती हुई किरण जी की तरफ से। ढेर सारे स्टॉक्स को बैन में फंसा कर बैठे हुए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बैन से बेनिफिट। आई एम श्योर आज आशीष जी बहुत सारे स्टॉक्स बैन से बाहर निकालेंगे। श्योर सर। घुसाएंगे तो नहीं? नहीं, एक भी नहीं, एक भी स्टॉक ऐसा नहीं जो घुस सकता है। वेरी गुड। लेकिन सर जैसे कि आपने बोला कि ढेर सारे स्टॉक हैं, फिलहाल हमारे पास 5 स्टॉक है जो बैन में चल रहे हैं। 5 में से 2 का तो पक्का कर देता हूं कि बैन से बाहर आ जाएंगे। डेल्टा कॉप 79% है, PNB 79%। डेल्टा भी? हाँ, डेल्टा भी आ जाएगा। डेल्टा वाले तो है ना भाई साहब, गोवा जो जा रहे हैं, अभी उनसे बात करेंगे। हाँ, डेल्टा बाहर आ रहा है, PNB बाहर आ जाएगा। जैसे बैन से बाहर आएगा वो गोवा जाएगा आशु जी के साथ और PNB भी बाहर आने की तैयारी में। GNFC एकदम बॉर्डर पे है, गुजरात और महाराष्ट्र के निकल भी सकता है, रह भी सकता है, यही ना? 82% है सर अभी। 82%। ओके, परसेंटेज ठीक है वैसे, आने की मतलब बाहर आ सकता है अगर एग्जाम के हो तो पासिंग मार्क्स। तो चलिए, जो डेल्टा बाहर निकलने की तैयारी में है, आशु जी 211 पर है डेल्टा, विचार दीजिए आपके। अनिल जी देखिए, अब हमने क्लाइंट से ये भी शेयर किया है, चाहे डेल्टा हो या कोई और स्टॉक हो, अवॉइड कोविड सेंसिटिव स्टॉक्स फॉर अ वाइल। सो अनिल जी, मुझे नहीं पता कि अगेन मैं भी जितनी मतलब दुनिया जानती है, सिर्फ एक टाइमली एक्शन है वो जरूरी होता है। सो मैं अनिल जी, चाहे डेल्टा हो, एनी स्टॉक और एनी सेक्टर विच इज कोविड सेंसिटिव, आई थिंक माई सजेशन वुड बी कि उसको अभी अवॉइड किया जाए। और अभी भी हमने अनिल जी 218-20 पे क्लाइंट को बोला था कि जिसका 230 का भी लिया हुआ है, अनिल जी लॉस बुक करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बड़ा लॉस हो जाता है, कि एक बार बुक कर लीजिए। सो इट इज नॉट डेल्टा और एनी अदर थिंग।
अगर कॉशियस है तो अनिल जी कॉशियस है, उसमें बस हल्के होना है, छोटा लॉस हो जाता है अनिल जी, बड़ा लॉस मैं कह रहा हूं नहीं हो अनिल जी, 230 में फिर ले लेंगे, 35 में ले लेंगे, 50 रुपए की मूव जब ऊपर देगा तब मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बट बड़ा लॉस से बचना जरूरी होता है अनिल जी। आई अगेन मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है मैं गलत चला जाऊं उस चीज के लिए कि नहीं यार हमने तो जल्दी कॉशन कर लिया, बट मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ चीज मिस हो जाएगी। सो अनिल जी चाहे डेल्टा हो कुछ हो, कोविड से स्टॉक से एक बार के लिए अनिल जी यही तो हमारे मासूम जो एनालिस्ट है, कुणाल जी, राकेश जी, किरण जी और कौन कौन है आज देखें, बाकी हाँ सचिन जी और जो बाकी अभी अदृश्य है वो भी यही तो करते हैं। अब आप हमेशा बोलते हो कि 230 में ब्रेकआउट क्यों आता है, 210 में क्यों आता है, तो यही तो कुणाल जी आप कुछ अलग करते हैं। नहीं अनिल जी मैं बिल्कुल यही करता हूं अनिल जी, और एक बात और यहाँ कहना चाहता हूं अनिल जी, ये जो पूरा चाइनीज मामला चल रहा है, हाँ। जिसकी विस्तार से बातचीत हो रही है, हाँ। अनिल जी देखिए इसमें आपदा में अवसर खोजिए अनिल जी। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अभी जो तस्वीरें चाइना से आ रही हैं बड़ी भयावनी हैं, तो अनिल जी वहां पर पूरा लॉजिस्टिक्स और उनके सिस्टम्स पर जो असर पड़ा है अनिल जी, इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया बनेगा अनिल जी। वहां पे लॉजिस्टिक्स चेन वगैरह सब कुछ बहुत समय तक प्रभावित रहेगी, और वैसे भी दुनिया चाइना का विकल्प खोज रही है, तो अनिल जी वो और तेज होगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है अनिल जी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और हमारी कंपनियों के लिए ये ओवरऑल अगर आप देखें तो पॉजिटिव रहेगा, बहुत नेगेटिव अभी फिलहाल व्यू बनाना नहीं चाहिए। ठीक बात है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट का मौका ढूंढ रहे हैं उनके लिए तो ये अच्छी बात है। ट्रेडर्स को अपनी सावधानी हमेशा लेकर चलनी होती है, उनके लिए तो मूड माहौल कब बदल जाए पता नहीं चलता, राइट। तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए बिल्कुल क्लियर कट अलग अलग ये है आपके लिए काम, ठीक है, डन। बढ़ते आगे। फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मांडविया साहब ने राज्यसभा में एक बयान में बहुत इंटरेस्टिंग बातें कही, और उन इंटरेस्टिंग बातों की वजह से आरसीएफ आज एक्शन में भी है, सुर्खियों में भी है। कैसे होगा आरसीएफ को फायदा? हाँ, सुर्खियों में था, एक्शन में था, अब निकल गया, पास्ट टेंस हो गया, सॉरी। आधा दिन के पहले अलग, आधा दिन के बाद का एक्शन अलग। ये तो सुबह वाला था, आज सुबह तो बढ़िया था, सुबह तो बढ़िया एक्शन था, लेकिन अब तो देखो सबसे ज्यादा भाईचारा मालूम कहाँ है जी? शेयर बाजार में। हाँ। पूछो जरा, दिखाओ सारे एक्सपर्ट्स हमारे देखो, सब किसी को लगता है शेयर बाजार से ज्यादा भाईचारा कहीं है? और क्यों है मैं बताता हूँ। सारे शेयर इतने वसुधैव कुटुंबकम की तरह है, एक गिरता दूसरे भी गिरता है, बोले अपन सब साथ में गिरेंगे, अमेरिका वाले गिरते हैं अपने भी गिरते हैं, इससे ज्यादा भाईचारा और कहाँ मिलेगा? जी आशु जी। अनिल जी जी, अनिल जी सिर्फ वो शेयर नहीं गिरते तो अनिल जी, जो लॉन्ग कॉल्स होती है एक एनालिस्ट का स्टॉप लॉस होता है, बाकी वो सबका भी साथ में ही हो जाता है, सबका एक साथ ही। ये भी तो भाईचारा है, ये भी तो भाईचारा है। जी बंसल जी। भाईचारा मैं तो कह ही रहा हूँ अनिल जी, मैं तो कह ही रहा हूँ। जी बंसल जी। देखिए भाईचारा अनिल जी, भाईचारा एनालिस्ट का भी होता है। जैसे अनिल जी, हालांकि देखिए आज डेल्टा कॉप गिरा हुआ है, बट मेरा भी अनिल जी डेल्टा कॉप पे कॉल है भाई, मार्च 2023 तक यहाँ पर भी 340-350 के भाव देखने को मिलेंगे। तो अनिल जी आशु जी के साथ भी भाईचारा है, तो भाईचारा अनिल जी शेयर में भी है और एनालिस्ट लोगों में भी है अनिल जी। वाह क्या बात है जी। हाँ, तो ये बहुत सारे लोग बड़े वो ट्विटर में बड़े एक्टिव है आज सुबह दोपहर से, ये आशु जी अनिल जी के बीच में कश्मकश चल रही है, तो ये देख लो ये भाईचारा है। ये तो हम तो हमारे को हाँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये तो जी कम से कम लोगों ने नोटिस किया, टीआरपी बढ़ गई आज एक्चुअली। अब समझ में आया जनरल न्यूज चैनल पे ये सब क्यों होता है। जी कुणाल जी। अनिल जी कुछ भाई लोग ऐसे होते हैं अनिल जी जिनके साथ भाईचारा रखने के अलावा कोई चारा नहीं होता, तो अनिल जी उस वजह से भी भाईचारा। जी आशु जी कुछ कह रहे हैं। जी आशु जी। अनिल जी बिल्कुल आपने सही नोटिस किया, कश्मकश को मैं भी देख रहा था अनिल जी, बहुत लोगों को ना बहुत मसाला मिल जाता है, बट मतलब किसी को ये समझ नहीं आती कि मुझे लगता है इंडिपेंडेंस आपने दे रखी है और जितनी हमने ले रखी है और जितनी अंडरस्टैंडिंग हमारी है और जो मैच्योरिटी है अनिल जी वो अनमैचेबल है, कोई समझ ही नहीं पाएगा। बट अच्छा अनिल जी आपकी टीआरपी बढ़ रही है तो बहुत अच्छा, आपकी बढ़ रही है तो हमारी भी तो साथ में ही बढ़ रही है। आपकी नहीं अपनी। हाँ नहीं मुझे ऐसा लगता है हर 15 दिन में एक आध बार कर लेना चाहिए। नहीं ना, वो अभी बंसल जी ने समझाया एक ही चीज पर 2 बार मार्केट का रिएक्शन नहीं आता, अगली बार करेंगे तो लोगों को लगता है ये तो मिले हुए ऐसे ही कर रहे हैं। चलिए आइए, तो आरसीएफ की हम बात कर रहे थे, बताने के लिए तैयार है हमारे साथ
अरमान बताएं आरसीएफ को लेकर क्या बड़े डेवलपमेंट हुए? जी सर, मनसुख मांडविया जी ने राज्यसभा में जो हुआ था तो ये बयान दिया था कि नैनो फर्टिलाइजर जो टेक्नोलॉजी है वो फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए एक रिवॉल्यूशन साबित होने वाली है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो नैनो यूरिया का उत्पादन है वो बहुत तेजी से जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। अब आपको आरसीएफ पर ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि देखिए अभी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं अभी तो सिर्फ इफ्को है जो इस नैनो यूरिया का प्रोडक्शन कर रहा है, पर आरसीएफ में अगर आप चेन ऑफ इवेंट्स देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि लगातार अब आरसीएफ जो है वो तैयार हो रहा है नैनो यूरिया लिक्विड नैनो यूरिया का प्रोडक्शन करने के लिए। अगर आप देखेंगे कि बोर्ड ने इफ्को से अगर आप देखेंगे तो सितंबर 2021 में बोर्ड ने नैनो यूरिया प्लांट के लिए, सितंबर 2021 की बात कर रहा हूं मैं, इसमें प्रोडक्शन के लिए अनुमति दी थी। उसके बाद उन्होंने इफ्को से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो एग्रीमेंट किया और उसी के साथ साथ अगर फरवरी 2022 की बात करेंगे, मनसुख मांडविया जी ने ही जो फाउंडेशन स्टोन है, जो शिलान्यास है वो वहां पर डाला था कि वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको बनाने के लिए। और उसी के साथ साथ उसके बाद हमने ये देखा कि उन्होंने एनवायरमेंटल इंपैक्ट एनालिसिस और अगर आप देखेंगे वो जो फीसिबिलिटी रिपोर्ट है उसको करने के लिए उन्होंने कंसल्टेंट भी अपॉइंट कर दिए। और अब ये होता जा रहा है कि धीरे धीरे उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो इसका रैंप अप जो प्रोसीजर है एनवायरमेंटल क्लियरेंस और उसका बहुत जल्दी से कर रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड और इसका इंपैक्ट रेवोल्यूशनरी है। तो यहाँ पर बहुत जल्दी से प्रोडक्शन और बहुत जल्दी से जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका जो रैंप अप है वो जल्दी होता जा रहा है। ओके, तो ये है आरसीएफ के लिए बड़ा डेवलपमेंट जिसके दम पर आपको एक्शन भरपूर दिखता हुआ दिख रहा है। 3 बीसी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सर, आइए बिल्कुल अनिल जी के लिए। सर थोड़ी होप देने के बाद हमारे बाजार तो वापस फिसले हैं, बट अगेन डाउ फ्यूचर्स में कोई चेंज नहीं है, 250 अंक ऊपर। नास्डैक फ्यूचर्स 5% की तेजी। यूरोप के बाजार आधे से 1% ऊपर। कच्चा तेल कोई परेशानी नहीं दे रहा है, डॉलर कोई परेशानी नहीं दे रहा है। क्या करके जाएं सर? दीप, 2 चीज़ें हैं। पहले सिर्फ जो लोग डे टू डे ट्रेड करते हैं, ओवरनाइट ट्रेड करते हैं, बीटीएसटी काइंड ऑफ ट्रेड करते हैं, उनके लिए तो नेचुरली क्लोजिंग जो हो रही है वो कमजोर क्लोजिंग है। 42,950 के नीचे 18 दिन बाद क्लोजिंग हो रही है। 18 ट्रेडिंग सेशन, नॉट दिन। 18 ट्रेडिंग सेशन मतलब एक वीक में 5 सेशन होते हैं। तो करीबन आप 1 महीने के लोअर लेवल पर, 1 महीने के बाद करीबन आप 43,000 के नीचे बंद हो रहे हैं। तो उस लिहाज से जो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है आपको पोजिशन हल्की करके जाना चाहिए। क्लियर कर, पॉइंट नंबर 1। निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 18,200 के आसपास बंद हो रहे हैं। आखिरी जो उम्मीद है वही यही है, इसलिए निफ्टी में आप एक दिन और इंतजार कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं वो भी बताऊं, क्योंकि निफ्टी पहले से ही कमज़ोर होना शुरू हो गया। निफ्टी ने तो जो आपको 18,500 के नीचे की क्लोजिंग दी 15 सेशन के बाद दी जी, उसको तो देखे भी 3 दिन हो गए। यस, तो निफ्टी तो पहले से ही 18,500 को तोड़ के नीचे आ गया था। बैंक निफ्टी का हम लगातार कह रहे हैं कि 43,000 के नीचे बंद नहीं हो रहा। आज बैंक निफ्टी पहली बार 18 दिन के बाद। सो बैंक निफ्टी में आपको ज़्यादा सावधान रहना है इस वक्त, पहली चीज़ ये, ठीक है। ये तो हो गई जो डे ट्रेड्स कर रहे हैं उनके लिए। रहा सवाल बाकी पोजिशनल ट्रेडर्स का। डाउ फ्यूचर्स 250 पॉइंट आपके साथ हैं। हमारे लिए चाइना का झटका नया हो सकता है, हमारे डर हो सकता है, लेकिन बाहर नहीं है। सो ऐसी सिचुएशन में आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको सिंपल 18,000 का पुट खरीद कर अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करना है। 200 पॉइंट के रिस्क और ले सकते हैं, करेक्ट। और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं बैंक निफ्टी पर, उनको 42,300 का पुट रखना है। ओके, अभी 42,600 के आसपास यहाँ पे 42,300 का पुट रखना है। ये सिंपल स्ट्रेटजी के साथ चलिए, डन, ठीक है। तो ये है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपके लिए इस समय अनिल जी की तरफ से एक स्टॉक जो मेरे रडार पे आ रहा है अभी बात करते करते। वैसे तो आज फार्मा में एक्शन काफ़ी है, लेकिन एक और स्टॉक है वो है वोखार्ड। जरा इस स्टॉक पे रह जाए, क्योंकि चाइना में जो कोविड की खबर आ रही है, आपको याद होगा स्पुतनिक के साथ टाई अप इन्होंने ही किया है। और इस वक्त चाइना का दोस्त एक ही है, रशिया। हाँ। तो और आई थिंक मेरे ख्याल से उनको ये वैक्सीन बेचने की, एक्सपोर्ट करने की, उनकी तो चल नहीं रही है। हाँ, उनकी तो वैक्सीन नहीं, उनकी वैक्सीन चल नहीं रही है। तो वोखार्ड के लिए इंटरेस्टिंग खबर हो सकती है, ये डेवलपमेंट हो सकता है। वैसे फार्मा शेयर वैसे भी एक्शन में है, और ये खबरें तो वोखार्ड जहाँ तक एक बार इस पर भी रिसर्च करवाइए, क्योंकि ये इन्हें स्पुतनिक एक्सपोर्ट करने की मंजूरी मिली थी। सो अगर समझना पड़ेगा कि अगर वाकई में इस तरह का एक्शन होता है तो, क्योंकि आज स्टॉक एकदम से रडार पे आया, हो सकता है फार्मा आज मजबूत है इस वजह से भी हो, या फिर ये डेवलपमेंट की वजह से भी निकालते हैं इसमें। ठीक है, एक कैश का ऑप्शन भी लेना है हमें। पहले कैश का ऑप्शन ले लेते हैं, उसके बाद कुछ और बिगल्स भी आपके लिए। बताएं जय।
दीप एक हीरो जीरो ट्रेड है निफ्टी पर कल की एक्सपायरी का 18,250 का कॉल ऑप्शन खरीदे 52 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है अभी एंड डेफिनेटली इसके टारगेट्स ऊपर में जो रहेंगे वो 108 से लेकर 130 के रहेंगे 108, 130 के टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है 52 रुपए पर 18,250 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का और थोड़ी बहुत आपको शायद गिरावट देखने मिल सकती है अगर आती है तो अगर नीचे की तरफ 18,150 के आसपास के सपोर्ट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो 18,150 की जो रेंज है 50 से लेकर 100 वेरी क्रूशियल सपोर्ट फॉर निफ्टी दोस लेवल्स आर हेल्ड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बाउंस वो लेवल्स ब्रेक होते हैं देन डेफिनेटली आपको एक फर्दर एक्सटेंशन फिर तो 18,000 टूटने के चांसेस अगर आप मान लीजिए कि 18,150 100 की रेंज अगर ब्रेक होती है देन 18,000 टूटे या तो टेस्ट हो सकते हैं वहां से और बट वो नहीं होता है तो ये बाउंस आपको देखने मिल जाएगा एंड लोग भी 50 डेमा भी है अगर टेक्निकली आपको बताओ तो और एक स्ट्रेट जो फॉल आपको देखने मिला है आज अराउंड 450-70 से अभी तक का उसका एक मिनिमम बाउंस बैक अगर मैं देखता हूँ तो 18,285 18,300 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं आई थिंक अगर वो ध्यान रखें तो 18,250 का कॉल सही है तो निफ्टी पर 18,250 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है कल की एक्सपायरी वाला हीरो या जीरो समझे क्योंकि 52 रुपए पर मिल रहा है एट द मनी हो गया है ना 52 पे मिल रहा है 108 और 130 का आपको रखना है टारगेट स्टॉप लॉस इसलिए नहीं दिया या तो 52 का डबल हो जाएगा नहीं होगा तो जीरो हो जाएगा कल सो ये है आपके लिए अगर डाउ को देख कर और डाउ नहीं गिरा तो कल हम चल पड़ेंगे वापस और अगर डाउ में देख के गिर गया तो फिर डाउकर हमारा दोनों का भगवान मालिक है ओके आइए सचिन जी के लिए बिल्कुल बीटीएस डबल टी वाला जी सर बताएं अनिल जी यहाँ पर आरबीएल बैंक में काफी हफ्तों के बाद एक नेगेटिव डाइवर्जेंस प्ले आउट हो रहा है लगातार 13 हफ्तों तक इसने फायर बॉटम सीक्वेंस रखी थी उसमें काफी कंसोलिडेशन भी हुए थे बट कहीं भी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस एग्जिबिट नहीं हुआ था ये पहली बार यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस कंफर्म हो रहा है एंड मुझे लगा इसी की वजह से ये डबल टॉप फॉर्मेशन एस्टैब्लिश होनी चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में तो सलाह तो यही है कि बिकवाली कीजिए स्टॉप लॉस यहाँ से लगाइए 166 के आसपास का इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 158 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं बट पोजिशनली यहाँ पर भी 150-52 की रेंज ओपन हो चुकी है तो बिकवाली करनी है आरबीएल बैंक के फ्यूचर में 166.30 के स्टॉप लॉस के साथ 150 के पोजिशनल टारगेट के लिए बैंक यहाँ पर करके चले आप बिकवाली सुबह थोड़ा एक्टिव दिख रहा था ये काउंटर बट देन बाय एंड ऑफ ट्रेड इसमें भी आपने देखा एक गिरावट आ चुकी है तो आज होल्ड आउट करने की या छुपने की बहुत कम ऑप्शंस रहे हैं अगर आप फार्मा देख लें तो वहां पर आप थोड़ा हाइड कर चुके हैं एक दो और डिफेंसिव काउंटर हैं अदरवाइज उतना आपको ऑप्शन मिला नहीं है बजाज ऑटो ने आज होल्ड आउट कराया ये इंटरेस्टिंग काउंटर रहा है सुबह अच्छी तरह अच्छी गेंद के साथ खुला था फिर थोड़ा स्लिप हुआ बट एंड ऑफ डे हम देख रहे हैं कि ये होल्ड आउट कर रहा है 3600 के ऊपर ही किरण जी एक बार बजाज ऑटो का चार्ट देख लें सर इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के ट्रेड के लिए देखिए बजाज ऑटो का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो थोड़ा सा टिमिड पैटर्न देखने को मिल रहा है कोई खास नहीं है थोड़ा सा नेगेटिव बायस है उस स्टॉक में तो मेरा मानना है कि कोई ट्रेड लेने इनिशिएट करने की सलाह नहीं है पर एक छोटा सा बैरियर है उसके ऊपर अगर ट्रेड करना चालू कर देता है तो फिर बाय करने की सलाह होगी फॉलिंग ट्रेंड लाइन की वैल्यू अभी आ रही है लगभग 3680 के आसपास तो 3680 के ऊपर ही थोड़ा सा बाइंग देखने को मिलेगा नहीं तो मेरा मानना है कि अवॉइड लिस्ट में रखना चाहिए तो ये है आपके लिए बजाज ऑटो इस पर रखिएगा नजर होल्ड आउट किया इसने सन फार्मा 1.5% ऊपर ये काउंटर पर है इस पर भी रखिएगा नजर इन्फी बिरला सॉफ्ट परसिस्टेंट टीसीएस टेक महिंद्रा एचसीएल टेक ये भी आपके लिए ऊपर रहे तो डिफेंसिव्स फार्मा और आईटी यहाँ से हल्का फुल्का आपको बाजार को सहारा मिला है अदरवाइज सारे काउंटर्स गिरे हैं 10 स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं उन्हीं को पहले हाईलाइट कर लेते हैं डिवीज लंबे समय बाद इसमें एक अच्छे मूव आई है 3500 के ऊपर क्लोज हो रहा है टॉप गेनर है निफ्टी का 5% की गेन के साथ सिप्ला अपोलो हॉस्पिटल सन फार्मा डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर खरीदारी एचसीएल टेक टेक महिंद्रा टीसीएस इन्फोसिस यहाँ पर खरीदारी विप्रो भी पॉजिटिव क्लोज होता हुआ और नेस्ले यहाँ पर आपने मूव देखा है तो सारे डिफेंसिव काउंटर्स ही थे 10 स्टॉक्स जहाँ पर आपको पॉजिटिव मूव देखी है उसके सामने अदानी एंटरप्राइजेस अदानी पोर्ट्स दोनों टॉप लूजर हैं निफ्टी पर बजाज फिनसर्व ये फिसला है इंडसइंड बैंक में आपने वीकनेस देखी है आईसीआईसीआई बैंक एक्सिस बैंक कोटक बैंक ये सारे गिरे हैं
रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 1.5% कमजोर था। एचडीएफसी बैंक में भी आपने गिरावट देखी है। इसके अलावा कोटक बैंक ये भी आपको फिसलते हुए दिखा है। मारुति, टाटा मोटर्स ये दोनों काउंटर्स भी आपको भारी गिरावट दिखाते हुए। टाटा स्टील, एनटीपीसी, आईटीसी यहाँ पर भी आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। आते हैं वायदा कारोबार की तरफ एंड अगेन थोड़े फार्मा और हेल्थ केयर स्टॉक्स थे जो गेन्स दिखा रहे थे। ग्लेनमार्क 7.5% ऊपर, मेट्रोपोलिस 6.5%, डॉक्टर लाल पाथ लैब्स 6%, ग्रैन्यूल्स, लुपिन, बायोकॉन, औरो फार्मा लंबे समय बाद ये सारे काउंटर्स रेडार पर आए। एबट इंडिया, इप्का लैबोरेटरीज, जाइडस लाइफ, लॉरस लैब्स, एल्केम लैबोरेटरीज पर भी आपको करना है फोकस। यहाँ पर पॉजिटिव क्लोज आपको दिखा है। फार्मा के अलावा माइंडट्री ये थोड़ा एक्टिव रहा। मनापुरम और मुथूट में थोड़ी खरीदारी थी। संवर्धना, मदरसन भी आपको आज पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिख रहा है। नवीन फ्लोरिन यहाँ पर भी एक्शन है और जेएसपीएल सरप्राइज मेटल काउंटर्स ये भी आज मूव में था। बट सिटी यूनियन बैंक एनपीए डाइवर्जेंस मिला है करीब 250 करोड़ रुपए का, 6.5% टूटा है ये काउंटर। इंडिया बुल्स हाउसिंग यहाँ पर बड़ा ब्रेकडाउन आया 5% का। डेल्टा कॉप ये 4.5% नीचे आया है, शायद कल बैन से बाहर भी आ सकता है। इंडियन होटल्स, पीवीआर यहाँ पर वीकनेस रही। जीएमआर एयरपोर्ट्स में आपने गिरावट देखी है। अंबुजा सीमेंट आज कमजोर था। इंडिया सीमेंट्स में भी आपने गिरावट देखी है। चोला इन्वेस्टमेंट, ट्रेंट, HAL, BHEL जो बैन से बाहर आया था उसके बावजूद गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। IRCTC में आपने करीब 3.25% का कट देखा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, L&T फाइनेंस, वेदांता, AB फैशन, गेल, वोडाफोन, MCX, कैनरा बैंक और इंटरग्लोब यहाँ पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। कैश मार्केट में भी कई सारे काउंटर्स हैं जहाँ पर आपको आज गिरावट देखी है, बट कुछ काउंटर्स जिन्होंने होल्ड आउट किया पहले वो हाईलाइट कर दे। थायरोकेयर अगेन नो सरप्राइजेस 15% ऊपर, इस पर रखिएगा नज़र। KSB इसमें आपने खरीदारी देखी है। खरीदारी आपने देखी है किम्स में, मूवमेंट आपको आते हुए दिखा है। मेड प्लस, एस्टर डीएम हेल्थ केयर, अगेन फार्मा हेल्थ केयर से जुड़े काउंटर्स थे ये। श्याम मेटालिक्स जहाँ पर अच्छी खबर आई है एक्विजिशन और केपेक्स को लेकर, थोड़ी मूव उस पर आई है। यूटीआई AMC सुबह से एक्टिव था। KPR मिल्स में भी आपने पॉजिटिविटी देखी है, पर गिरावट जनरल इंश्योरेंस GIC 11% टूटा है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस 11% टूटा है। इरकॉन आपने 8.5% टूटते हुए देखा है। IRFC 8% टूटा है। येस बैंक, PNB हाउसिंग, IRB इंफ्रा, NBCC, NLC इंडिया, RCF, साथ ही दीपक फर्टिलाइजर, SJVN, कल्याण ज्वेलर्स और लिंडे इंडिया आपको गिरावट दिखाते हुए। फाइनल क्लोजिंग आने की तैयारी में प्रोविजनली बेसिस पर अनिल जी 18,200 होल्ड कर लिया है और 42,650 बैंक निफ्टी ने होल्ड किया है। फाइनल फिगर्स बस थोड़ी देर में आएंगे सर। फाइनल फिगर थोड़े से ऊपर आएंगे क्योंकि आखिरी आधा घंटे में थोड़े नीचे आए तो शायद बैंक निफ्टी पर 42,654 है, तो 42,650-700 की रेंज में होना चाहिए। निफ्टी लगभग 42,200 के आसपास ही, बहुत ज़्यादा शायद फर्क ना आए। लेट्स सी क्या कुछ आते हैं। उससे पहले चीन में कोरोना का कोहराम एक बार फिर से पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ब्राज़ील में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तेज़ी से। इसे देखते हुए भारत सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है और आज हेल्थ मिनिस्टर ने एक हाई लेवल की मीटिंग भी की है। शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फ़ायदा में हम करेंगे इसी पर चर्चा, समझेंगे कि कोरोना के इस वेव से भारत को कितना खतरा है, अगर है तो इसको लेकर सरकार की तैयारी क्या है। साथ ही जानेंगे कि क्या कोविड के खतरे को देखते हुए देश में वैक्सीन की तीसरी खुराक को अनिवार्य किया जाना चाहिए। हमारा साथ देंगे डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, डायरेक्टर CSIR। इसके अलावा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल, और डॉक्टर समीर भाटी, कोविड-19 कमेटी के। इन तीनों से करेंगे हम मुलाकात। ओहो, टॉपिक का नाम अच्छा रखा है, फिर चैन छीनेगा चीन। आज चैन बहुत आया सुबह भी आपका कुछ बेचैनी था 11:30 बजे। हाँ, मतलब जारी रहेगा बैन, किसको चैन कौन बेचैन, जारी रहेगा बैन, किसको चैन किसको बेचैन। और आज चीन खींचने वाला है, नहीं छीनने वाला है चैन। और अब जल्दी म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान के लिए एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आएगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और स्टॉक ब्रोकर्स एमफी या सेबी से साथ जुड़कर सब लोग डायरेक्ट प्लान बेच पाएंगे। इस व्यवस्था में अब डायरेक्ट प्लान के लिए ट्रांजैक्शन फीस वसूली जा सकेगी। समझेंगे कि ये मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, इन्वेस्टर्स को क्या है फ़ायदा। मनी गुरु में शाम 6:26 पर फ्री नहीं डायरेक्ट प्लान। हेमंत रुस्तगी साहब होंगे CEO वाइज इन्वेस्टमेंट, मोहित गांग CEO मनी फ्रंट, और साथ ही नितिन अग्रवाल को-फाउंडर ओरो वेल्थ के। इन तीनों से करेंगे हम मुलाकात। अब आइए बढ़ते आगे। सरकार जल्द ग्राहकों को रिपेयर का अधिकार देने की तैयारी में, और इसके लिए कंपनियों के लिए आफ्टर सेल्स सर्विस इन्फॉर्मेशन देना होगा अनिवार्य। कंपनियों को सेल्फ रिपेयर मैनुअल्स वेबसाइट पर अपलोड करना ज़रूरी किया जाएगा। इंडिया 360 डिग्री में हम आपको बताएंगे राइट टू रिपेयर में क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेगी। ग्राहक का हथियार, रिपेयर का अधिकार।
बहुत ही बढ़िया बात है, ताकि आपको पता चले किन किन चीज़ों की सर्विस आप मांग सकते हैं। क्रिप्टो में निवेश करने वालों को आरबीआई गवर्नर ने एक बार फिर से सतर्क किया है। उन्होंने कहा कि अगला फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिप्टो की वजह से होगा। देखो आशु जी को दिखाओ, इतनी बड़ी मुस्कुराहट होगी ना चेहरे पे, बता नहीं सकता उनका फेवरेट कहाँ है। आशु जी जी ग्लोबल पोंजी स्कीम। आशु जी गवर्नर साहब कह रहे हैं, सुना है ना आपने? बिल्कुल सुना है अनिल जी, बिल्कुल सुना है। बिल्कुल। तो आज रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में हम करेंगे गवर्नर साहब के बयान का विश्लेषण, जानेंगे कि क्रिप्टो से जुड़े क्या खतरे हैं और कैसे ये मंदी की वजह बन सकते हैं। अगली मंदी क्रिप्टो वाली, ये है आपके लिए हमारी एक और खास पेशकश। फाइनल क्लोजिंग आपके सामने और 18,199, 1% नीचे 186 अंकों के नुकसान के साथ बंद हुआ है निफ्टी, एग्जैक्टली स्टॉप लॉस के लेवल पर। अब ट्रिगर हुआ नहीं हुआ आपकी आप जाने, कोई 18,200 क्लोजिंग पर रखता है, कोई इंट्राडे रखता है। जो इंट्राडे रखता है उनका हो गया, क्लोजिंग वालों का बिल्कुल वहीं। बैंक निफ्टी 42,617 पर बंद हुआ है 740 अंकों के नुकसान के साथ, 0.25% नीचे। और सेंसेक्स में रहा नुकसान 1% का, 635 अंक नीचे। डाउ फ्यूचर्स 240 पॉइंट ऊपर है इस वक्त और 65 अंक ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स। ये है इस वक्त का हाल जब हम कर रहे हैं आज का समापन समारोह। समापन समारोह के सभी मुख्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, वोट ऑफ थैंक्स। कुणाल जी, राकेश जी, जय ठक्कर साहब, किरण जी, सचिन जी, आशु मदान साहब और साथ ही सिमी जी का बहुत बहुत। सिमी जी आज तो आपकी आवाज़ ही नहीं सुनी पूरे शो में, आप बोली थी। एक आध क्वेश्चन दीपांशु ने पूछ लिया था, इसलिए मैंने रिप्लाई दिया। आज मेरे जैसा मार्केट तो नहीं है, इसलिए बेहतर यही था कि चुप से बैठना, कि हमारा भी दिन आएगा, अपना भी टाइम आएगा। अरे वाह, उसके बाद देखेंगे। ये हुई ना बात। देखो इसको कहते हैं हौसला, अपना टाइम आएगा। एकदम बिल्कुल आरोप नहीं लगा सकती कि हमने मौका नहीं दिया। नहीं, हम पे आरोप तो सारे स्टॉक्स उनके लिए तो कोई लगाता ही नहीं। वो बोल रही थी ना, मैं ये स्टॉक बोली थी, आपने पहले ही बोल दिया। नहीं, वक्त की बात है। कभी कभी हम ओवरबर्डन होते हैं, कभी कभी हम भी ढूंढते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करें, वैसा वाला हाल। तो आज वैसा ही दिन था। इतने वोलेटाइल मार्केट में ज्यादा बढ़िया ये कुछ ना करें, आराम से ऑब्जर्व करें। चलिए मुझे दीप को इजाजत दीजिए।